दोस्तों BBMKU हिस्ट्री मेजर 20 का एक महासंग्राम वीडियो को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर 8 के हिस्ट्री मेजर 20 के एक महासंग्राम वीडियो को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो सिलेबस है, आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट्स। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। पॉलिटिकल थॉट्स मतलब जो भी उस जमाने के कह सकते हैं विद्वान रहे हैं, उनके क्या विचारधाराएं रही हैं, ठीक है, जो भी राजनीतिक विचारधाराएं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी एक इतिहास का विषय है, तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल थॉट्स ही पढ़ना है। ये आपका एक महासंग्राम वीडियो होने वाला, तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जिसके लिए आपको सारा क्वेश्चन को देख करके जाना है, इस पूरे वीडियो को देख करके जाना है, ताकि आप फुल मार्क्स ला सकें। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जितना हम यहाँ पर लिख करके लाए हैं, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि आप लोग के लिए ही प्लेलिस्ट हम बना दिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन को देख करके जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, 7-8 क्वेश्चन आप पढ़ करके जाना चाहते हैं, तो आप इस महासंग्राम वीडियो को देख करके जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपका फायदा होने वाला है, चाहे प्लेलिस्ट की तैयारी करिए या फिर महासंग्राम वीडियो से। देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इस महासंग्राम वीडियो में, जहाँ पर हम लोग हिस्ट्री मेजर 20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्लेटो से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही, चाहे वो न्याय सिद्धांत से आए, चाहे वो आदर्श राज्य से पूछा जाए। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वो है, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा समझाइए। तो दो में से एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है, अरस्तु के शासन के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अगर आप लोग के पास टाइम है, 2-4 मतलब 1-2 दिन तो अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सेकंड टाइम में होने वाला है, तो आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, सारा का आंसर आपको वहाँ मिलेगा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 से 8, उसको सिर्फ हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। चौथा जो क्वेश्चन और पांचवा जो क्वेश्चन है, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना करें या फिर कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, गारंटी के साथ ये पूछा जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विवेचना करें। जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके बारे में बताने के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हॉब्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करें। तो चाहे हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत पूछे या फिर हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, अधिकतर जो पूछा जाता है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत ही पूछा जाता है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है, लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें भी लोक के 2 क्वेश्चन हम करवाएं और दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है क्या आएगा, चाहे इसका सामाजिक समझौता सिद्धांत पूछे या फिर इसके प्राकृतिक अधिकारों के बारे में पूछे, तो दोनों आपको पढ़ करके जाना है। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या फिर रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दोनों में से फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हम 2-2 क्वेश्चन हर एक कह सकते हैं हर एक विद्वान से करवाएं और दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इस दोनों के लिए हम एक क्वेश्चन करवाएं और वो जो आंसर है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना है, वही आपके लिए काफ़ी है। मैकियावेली से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उस आंसर को लिख दीजिएगा, सभी के लिए वो क्या है, पर्याप्त है। 14 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है, मोंटेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, मोंटेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जेएस मिल से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि हेगेल के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए या फिर हेगेल के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन हेगेल से भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स कीजिए, एक क्वेश्चन आएगा। अंतिम जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो है, थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी आपका फिक्स है कि आएगा। तो मतलब 8 से 9 क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वही आपको पढ़ करके जाना, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ संग्राम वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पहला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे वो हमारा होगा प्लेटो से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लेटो से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ से हम लोग इस महासंग्राम वीडियो को देखना शुरू करेंगे और इसके बाद एक एक करके सारा वीडियो आपका चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, बस चालू करके छोड़ देना है और समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आ रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख करके जाना है।
अगर आप लोग चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट की तैयारी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन की प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपका मेजर 8 का क्वेश्चन है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो से संबंधित हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तीनों को आपको देख के जाना है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो सेमेस्टर उसमें भी अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर सकते हैं, ताकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके। साथ ही में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करना ना भूलें, वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। साथ ही अपना फीडबैक भी जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत दिया गया है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब उसकी बुराइयों के साथ इसका परीक्षण करना है। ठीक है, अच्छाई हो या बुराई दोनों के साथ इसका परीक्षण करना है। समझते हैं इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में केवल आदर्श राज्य ही नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की भी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। क्या कहा गया कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में केवल आदर्श राज्य ही नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली भी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्लेटो का मानना था कि राज्य की सफलता या असफलता सीधे उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि राज्य का सफलता या फिर असफलता सीधा उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे नागरिक और न्यायप्रिय शासक तैयार करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक और न्यायप्रिय शासक तैयार करना भी है। इसी कारण प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। इसलिए प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एक इसका छोटा सा ये परिचय हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे कि प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत दिया गया वो क्या था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, पहला जो सिद्धांत इसका दिया गया वो था शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का नैतिक और बौद्धिक विकास करना है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य वो आत्मा का और बौद्धिक विकास करना है। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपे सत्य और सद्गुण को बाहर लाती है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के भीतर जो सत्य छुपा है, जो सद्गुण छुपा है, उसको बाहर लाने का काम करता है। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को न्यायप्रिय, अनुशासित और कार्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को न्यायप्रिय, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। ये कर्तव्यनिष्ठ था। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ उसको बनाया जा सकता है। दूसरा इसका सिद्धांत है वो है शिक्षा और राज्य का संबंध। शिक्षा और राज्य का संबंध। प्लेटो ने शिक्षा को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही है। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा है उसको पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने के लिए बात कही गई है कि शिक्षा पर जो नियंत्रण हो पूर्णतः राज्य का हो। ठीक है, उनके अनुसार यदि शिक्षा निजी हाथों में होगी, यदि अपने से वो लोग पढ़ेंगे या फिर उसके माँ बाप उसको पढ़ाएंगे तो यह स्वार्थपूर्ण बन जाएगी। ठीक है, स्वार्थपूर्ण बन जाएगी। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही है। ये सारे क्या, तो इसकी आलोचना को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं सब बातों को उसकी आलोचना में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा ही योग्य नागरिक और आदर्श शासक तैयार कर सकती है। राज्य द्वारा जो नियंत्रित शिक्षा है वही सिर्फ योग्य नागरिक और आदर्श शासक तैयार कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो मोह माया से दूर रहेगा, स्वार्थपूर्ण भावनाओं से वो दूर रहेगा। ठीक है, तीसरा जो इसका सिद्धांत दिया गया, शिक्षा का वर्ग आधारित स्वरूप। शिक्षा को वर्ग में इसने बांटा है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। प्लेटो के द्वारा समाज को 3 वर्गों में पहले बांटा गया। पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है शासक वर्ग। तो प्लेटो के द्वारा इसको 3 वर्गों में बांटा गया समाज को। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा निर्धारित की गई थी, जिससे हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। जिससे क्या है, तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। और तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, जो उत्पादक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, इसकी क्षमता क्या है, कौन से लोग ये बनेंगे और क्या ये काम कर सकते, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहीं पर लिखा है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, आयु, वर्ग और शिक्षा का क्रम। प्लेटो का जो शिक्षा व्यवस्था उसको समझेंगे, साथ में इसकी आयु को, वर्ग को और शिक्षा के क्रम को भी समझेंगे। यह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पक्ष है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट पक्ष है क्या, तो यही जो आयु, वर्ग और शिक्षा का क्रम दिया गया है। इसमें लिखा है प्रारंभिक शिक्षा जो 0 से 6 वर्ष तक है सभी वर्गों के लिए होगा, चाहे वो दार्शनिक वर्ग हो, चाहे वो आपने यहाँ पर जो पढ़ा जो सभी वर्ग हैं
जो आपने पढ़ा, चाहे उत्पादक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो या फिर शासक वर्ग हो, सभी के लिए यह होगा। ठीक है, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये सभी के लिए होगा। ये जो प्रारंभिक शिक्षा है 0 से 6 वर्ष तक सभी वर्गों के लिए ये रहेगा, सभी वर्गों के लोगों को ये दिया जाएगा। इस अवस्था में बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये जो वर्ग है मतलब 0 से 6 वर्ष का, इस अवस्था में बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्लेटो के अनुसार इस आयु में बच्चों के चरित्र और आदतों का निर्माण होता है। ये जो आयु है 0 से 6 वर्ष का, इसमें बच्चों के चरित्र और आदतों का निर्माण होता है, इसलिए उन्हें नैतिक कहानियां, अनुशासन और अच्छे वातावरण में रखा जाना चाहिए। ठीक है, गलत कथाएं, डर और हिंसा से बच्चों को दूर रखने का विशेष बल दिया गया और प्लेटो के द्वारा इन बच्चों को गलत कथाओं से, डर से, हिंसा से इनको दूर रखने पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 0 से 18 वर्ष की आयु तक, जो 0 से मतलब 6 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, ठीक है, जो 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनके बीच में सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो या फिर शासक वर्ग, सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाती है 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक को। इस चरण में सभी वर्गों, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। ये एक इसका क्या तो विशेषता है कि सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा की बात कह रहा है। इसमें मुख्य रूप से, और ये जो वर्ष है या फिर आयु है, इसमें मुख्य रूप से संगीत, नैतिकता, चरित्र और आत्मा के विकास के लिए, व्यायाम, शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन के लिए, यह शिक्षा शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती थी। और ये जो शिक्षा है संगीत और व्यायाम, ये शिक्षाएं शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से दी जाती थी। कब तक? 6 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक। आगे हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा, जो बीच वाली शिक्षा है 18 से 20 वर्ष का आयु तक। ठीक है, चयन प्रक्रिया, यह चयन प्रक्रिया होता था, जो इसमें सफल होगा वो किस वर्ग में जाएगा उसके बारे में ये डिसाइड करता था। 18 से 20 वर्ग का जो शिक्षा दिया जाता था माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, इस अवस्था में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। ये जो अवस्था है 18 से 20 वाला, इसमें कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। 20 वर्ष की आयु पर पहली चयन परीक्षा होती थी और 20 वर्ष की आयु पर पहली चयन परीक्षा भी होती थी। जो छात्र सफल होते थे उन्हें उत्पादक वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी में भेज दिया जाता था। जो सफल होते थे उन्हें उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाता था, किसान में, कारीगर में और व्यापारी में। ठीक है, इनको यहाँ पर भेज दिया जाता था। साथ में फिर 20 से 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा दी जाती थी। जो 20 से 30 वर्ष की उम्र है उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी सैनिक वर्ग के लिए, जो वहां से पास हुए सैनिक वर्गों के लिए। इस वायु वर्ग में चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। ये जो सैनिक वर्ग के लोग हैं, इसको इस वर्ग के आयु में, जो 20 से 30 वर्ष की आयु है, इस आयु वर्ष में चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, जो वहां से पास होकर के आए हैं, जो वहां से चुने हुए छात्र हैं। ठीक है, यह शिक्षा मुख्यतः सैनिक वर्ग के लिए थी ताकि वे विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। और ये जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है वो मुख्यतः किसके लिए? तो सैनिक वर्ग के लिए था, ताकि वे अच्छे से तार्किक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, वो सही समय पर सही निर्णय ले सके। 30 वर्ष की आयु पर दूसरी चयन प्रक्रिया होती थी, दूसरी चयन परीक्षा होती थी। जब 30 वर्ष हो जाता था, यहाँ पर तो अभी दार्शनिक भी पढ़ रहा है और सैनिक भी पढ़ रहा है, और जो कारीगर लोग थे उनको तो पहले 30 वर्ष जो पहली परीक्षा हुई उसी में निकाल दिया गया। तो अब जो चुन करके आए हैं वो सैनिक बनेंगे या फिर दार्शनिक बनेंगे। तो 30 वर्ष की आयु पर भी दूसरी चयन परीक्षा होती थी। अब यहाँ पर जो पास होगा वो सैनिक बनेगा। फिर होता था दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा 30 से 35 वर्ष शासक वर्ग के लिए। अब जो वहां से पास होकर के आया वो शासक वर्ग के लिए पढ़ाई करेगा। ठीक है, जो 30 वर्ष की आयु में पास होकर के आया वो अब शासक वर्ग के लिए पढ़ाई करेगा। इस अवस्था में केवल अत्यंत योग्य व्यक्तियों को दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। जो अत्यंत योग्य व्यक्ति थे उनको दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा सत्य, न्याय और वास्तविक ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए थी। यह जो शिक्षा है वो सत्य का, न्याय और वास्तविक ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए थी। यहीं से भावी दार्शनिक शासकों का निर्माण शुरू होता है। यहीं से जो होने वाले दार्शनिक शासक है उसका निर्माण शुरू होता है। भावी का मतलब होता है जो होने वाले, आने वाला है। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझा। पहले आपने देखा, हम फिर से कंप्लीट आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपका प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष के लिए सभी वर्गों को दिया जा रहा था, और सिर्फ जो अनौपचारिक शिक्षा वो दी जा रही थी, मतलब कविताएं, कहानियां, अनुशासन, ये सब शिक्षाएं दी जा रही थी। फिर जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 18 वर्ष की आयु तक का, इसमें भी सभी वर्गों को ये समान दिया जा रहा था। ठीक है, म्यूजिक और व्यायाम इसमें सिखाया जा रहा था। फिर माध्यमिक शिक्षा जो 18 से 20 वर्ग के लिए होता था, और इसमें चयन प्रक्रिया होती थी। ठीक है, इसमें जो भी चयन होता था उसको भेज दिया जाता था आगे शिक्षा के लिए, और जो इसमें रुक जाता था उसको किसान के लिए, कारीगर के लिए और व्यापारी के लिए भेज दिया जाता था। जो भी चयन की शिक्षा के लिए जो तेज लड़का होता था, जो अच्छे लोग होते थे, जो होशियार होता था, उसको आगे की शिक्षा के लिए भेजता था। और जो आगे की
और जो यहाँ पर आगे की शिक्षा प्राप्त करता था 20 से 30 वर्ष, उसको सेना में भेज दिया जाता था। और जो 30 वर्ष की परीक्षा में पास होता था उसको दार्शनिक शिक्षा के लिए आगे भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो देखेंगे 30 वर्ष के बाद जो शिक्षा होता था 30 से 35 वर्ष तक, उसको दार्शनिक वर्ग के लिए दिया जाता था, ताकि जो दार्शनिक शासक है उसका निर्माण हो सके। तो इतना आपने समझ लिया। आगे देखते हैं व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षण। अब व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा दिया जाएगा। व्यवहारिक प्रशासनिक प्रशिक्षण 35 से 50 वर्ष तक। इस अवधि में शासक वर्ग को प्रशासनिक और व्यवहारिक शासन का अनुभव कराया जाता था। अब जो सभी परीक्षाओं को पास करते हुए यहाँ तक पहुंचा, जो दार्शनिक शिक्षा ले रहा है, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करेगा। जैसे डायरेक्ट उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसको पहले राज्य में रखा जा रहा है, कोई मंत्री बनाया जा रहा है, पहले शिक्षा मंत्री बना दिया उसको, पहले उसको रक्षा मंत्री बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से मंत्री पहले बनाया, अलग अलग क्षेत्र में उसको अनुभव प्राप्त हुआ, तब जाकर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही कहने का इसका मतलब है। वे विभिन्न पदों पर काम करके शासन की वास्तविक समस्याओं को समझते थे। और जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो विभिन्न पदों पर काम करके शासन की वास्तविक समस्याओं को समझते थे। ठीक है, 35 से 50 वर्ष की आयु तक। और 50 वर्ष के बाद दार्शनिक शासक बनते थे। और 50 वर्ष के बाद दार्शनिक शासक बनते थे। 50 वर्ष की आयु के बाद ही व्यक्ति शासन करने योग्य माना जाता था। ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा या फिर शासक के रूप में राज्य का संचालन करना होता था। अब जो 50 वर्ष का व्यक्ति हो गया, जो सभी चीजों को पार करते हुए पहुंचा है, वही दार्शनिक राजा कहलाएगा। तो अब अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है या फिर जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो कितना मुश्किल रहा होगा, और आज के समय में इसका मिलना असंभव है। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे सिद्धांत के गुण को। सिद्धांत के गुण को, ठीक है, तो जो इसका सिद्धांत का गुण है वो शिक्षा को राज्य का आधार बनाना। शिक्षा को राज्य का आधार बनाना। प्लेटो ने शिक्षा को आदर्श राज्य की नींव माना। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षा का आधार जरूरी था, तो इसको गुण के रूप में माना गया इसके सिद्धांत के अनुसार। दूसरा जो इसका गुण है इसके सिद्धांत का वो है नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल। नैतिक और चारित्रिक विकास पर इसने बल दिया है। प्लेटो की शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है। इसे समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी इसका एक गुण था। तीसरा जो इसका गुण है वो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली। इसने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली दी है। शिक्षा को आयु और योग्यता के अनुसार चरणबद्ध करना एक व्यवहारिक और दूरदर्शी विचार है। मतलब वर्गों के अनुसार, आयु के अनुसार, योग्यता के अनुसार चरणबद्ध करना एक व्यवहारिक और दूरदर्शी विचार था। तो यह भी इसका एक गुण रहा। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में भी इस सिद्धांत की झलक मिलती है। ठीक है, चौथा जो इसका गुण है वो शिक्षा और प्रशासन का समन्वय। शिक्षा और प्रशासन का इसका समन्वय मतलब मरमिलाप देखने को मिलता है, मिलाया गया है। प्लेटो ने शिक्षा को शासन से जोड़ा है। प्लेटो ने शिक्षा को क्या किया, तो शासन से जोड़ा है। इससे योग्य, प्रशिक्षित और जिम्मेदार शासक तैयार करने की अवधारणा सामने आई है। ठीक है, पांचवा जो इसका गुण है वो है समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा। समग्र व्यक्तित्व विकास की अवधारणा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को समान महत्व देना प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की बड़ी विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे सिद्धांत की सीमाएं या फिर आलोचना। यहीं पर मेन काम होगा। ठीक है, पहला जो इसका आलोचना है वो अत्यधिक आदर्शवादी और व्यवहारिक। अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारिक है। इसको व्यवहार में लाना मुश्किल है और बहुत ही आदर्शवादी, मतलब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली वास्तविक समाज की जटिलताओं को नजरअंदाज करती है। प्लेटो का जो शिक्षा प्रणाली है वो वास्तविक समाज की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है। हर व्यक्ति को उसके जन्मजात वर्ग के अनुसार शिक्षा देना व्यवहारिक नहीं माना जाता। क्या कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को उसके जन्मजात वर्ग के अनुसार शिक्षा देना व्यवहारिक नहीं माना जाता। तो ये एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक माना गया। ये इसका आलोचना हो गया। दूसरा जो आलोचना है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध। लोकतांत्रिक मूल्यों के ये विरुद्ध है। शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। शिक्षा पर जैसा कि प्लेटो ने कहा कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होता है। आधुनिक लोकतंत्र में यह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है, मतलब कि यह स्वीकार्य नहीं है। तो ये भी इसका एक आलोचना हो गया। तीसरा जो इसका आलोचना है इस सिद्धांत का वो है वर्ग भेद को अस्थायी बनाना। वर्ग भेद को अस्थायी बनाना। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को रोकती है। सामाजिक गतिशीलता को रोकती है। एक व्यक्ति को जीवन भर उसी वर्ग में बांध देना सामाजिक अन्याय माना गया है। मतलब जो सैनिक वर्ग में चला गया वो सैनिक वर्ग में ही रहेगा, जो उत्पादक वर्ग में चला गया वो उत्पादक वर्ग में रहेगा, जो शासक वर्ग में चला गया वो शासक वर्ग में ही रहेगा। तो वर्ग भेद को अस्थायी बना दिया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, चौथा जो इसका आलोचना है वो अत्यधिक लंबा पाठ्यक्रम। इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही लंबा है, 50 साल तक लोगों को पढ़ना ही पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि प्लेटो का पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत है। व्यक्ति जीवन भर शिक्षा ही लेता रहेगा तो शासन कब करेगा। प्लेटो का यह पाठ्यक्रम अव्यवहारिक है। इससे व्यक्ति का आधा जीवन सीखने और अनुभव प्राप्त करने में समाप्त हो जाता है। तो क्या है, ये भी एक अव्यवहारिक चीज है, आलोचना है। पांचों जो आलोचना की है उसको अरस्तु ने खुद किया है। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अत्यंत सैद्धांतिक है। ठीक है, अत्यंत सैद्धांतिक है।
वास्तविक समाज में शिक्षा को व्यवहारिक आवश्यकताओं से जोड़ना अधिक आवश्यक है। वास्तविक समाज में शिक्षा को व्यवहारिक आवश्यकताओं से जोड़ना अधिक आवश्यक है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं आगे हम लोग जो आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन को देख लेते हैं। आज के समाज में, आज के संदर्भ में उस टाइम का शिक्षा किस तरह से काम करता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली आज पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती। प्लेटो का जो शिक्षा प्रणाली है वो आज के समय में पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी नैतिक शिक्षा, राज्य की जिम्मेदारी और क्रमिक शिक्षा की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। आज भी ये सब चल रहा है। प्रासंगिक का मतलब है कि मेल खाता है। तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो है आधुनिक नागरिक शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण में प्लेटो के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये कुछ आधुनिक समय में इसका देखने को मिलता है। निष्कर्ष में हम समझेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एक उच्च नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पर कई सीमाओं से घिरा हुआ है, फिर भी इसके मूल विचार नैतिक शिक्षा, योग्य नेतृत्व और समग्र व्यक्तित्व विकास आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत व्यवहार में भले ही पूर्णतः सफल ना हो, लेकिन राजनीतिक और शिक्षित चिंतन के क्षेत्र में इसका योगदान अमूल्य है। मतलब अगर राजनीतिक के तौर पर हम लोग बात करें तो इसका जो शिक्षा है वो अमूल्य है, मतलब इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से हमारे समाज में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ में वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। और आप लोग फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट में उजागर जरूर करें। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्वेश्चन की अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सब नाम वाले क्वेश्चन है, सारे ही आपके पूरे सिलेबस में नाम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नाम के अनुसार जो भी दार्शनिक लोग हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। हमने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया, आज हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इनके द्वारा जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत दिया गया उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो बिना देर के सीधा इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। परिचय को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम विचारक माने जाते हैं। अरस्तु कौन है? तो प्लेटो का एक शिष्य है। आगे कहा जा रहा है कि उनकी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स, इनके द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया में राज्य, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। इनका जो कृति, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसी में राज्य, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य तथा राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम विचारक थे। राजनीति को वैज्ञानिक आधार देने वाले ये प्रमुख और प्रथम विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है पॉलिटिक्स में राज्य का, संविधान, नागरिकता और शासन व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। अरस्तु ने नागरिकता को केवल राज्य में निवास करने का अधिकार नहीं माना। अरस्तु ने क्या किया? तो क्या कहा जा रहा है कि अरस्तु ने नागरिकता को केवल राज्य में निवास करने का अधिकार नहीं माना, बल्कि उसे राज्य के सक्रिय राजनीतिक जीवन से जोड़कर परिभाषित किया है। उनका नागरिकता सिद्धांत व्यवहारिक और यथार्थवादी है, किंतु इसमें कई सीमाएं भी हैं। लेकिन इसमें कई सारे सीमाएं भी हैं। क्या कहा जा रहा है कि इनका जो सिद्धांत दिया गया वो व्यवहारिक भी है और यथार्थवादी है, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे। एक हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को देखेंगे कि नागरिकता की अवधारणा क्या है अरस्तु की। पहले नागरिकता की परिभाषा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो शासन करने और शासन में भाग लेने का अधिकार रखता हो। नागरिक कौन है? जो शासन करने और शासन में भाग लेने का अधिकार रखता हो, वही नागरिक है। अर्थात नागरिक वही है जो राज्य के प्रशासन, न्यायिक कार्यों और नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाता हो। क्या कहा गया कि अर्थात नागरिक वही है जो राज्य के प्रशासन में, न्यायिक कार्यों में और नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाता, उसी को नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता की यह परिभाषा हो गई। आगे इसमें कहा जा रहा है कि केवल राज्य में रहना या सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकता नहीं है। केवल राज्य में रहना और सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकता नहीं, बल्कि उसमें भाग लेना होगा, तभी जाकर के आप नागरिक कहलाएंगे। दूसरा बात इसमें कहा गया राजनीतिक भागीदारी पर बल। इसने राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया है। अरस्तु ने नागरिकता को राजनीतिक सहभागिता से जोड़ा है। अरस्तु ने क्या किया? तो नागरिकता को राजनीतिक सहभागिता से जोड़ा। उनके अनुसार जो व्यक्ति विधानसभा, न्यायालय या प्रशासनिक पदों में भाग नहीं लेता वह वास्तविक नागरिक नहीं है। जो भी व्यक्ति विधानसभा में, न्यायालय में, प्रशासनिक पदों में भाग नहीं लेता वह वास्तविक नागरिक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार नागरिकता एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है, ना कि केवल कानूनी पहचान। इस प्रकार कहा जा रहा है कि जो नागरिकता है वो एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है। अगर सभी चीजों में आप भाग लेते हैं, किसी न किसी चीजों में आप भाग लेते हैं, कानून में भाग लेते हैं,
तब जाकर के आप नागरिक हैं, केवल कानूनी पहचान ये नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार नागरिकता एक सक्रिय राजनीतिक स्थिति है, ना कि केवल कानूनी पहचान। आगे इसमें कहा जा रहा है कि संविधान पर आधारित नागरिकता। संविधान पर आधारित नागरिकता, अरस्तु का मानना था कि नागरिकता का स्वरूप राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। अरस्तु ऐसा मानता था कि नागरिकता का जो स्वरूप है वो राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। संविधान पर आधारित नागरिकता इसको बताया गया। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है, लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है, जबकि कुलीन तंत्र या राजतंत्र में सीमित। क्या कहा गया कि जो लोकतंत्र है उसमें नागरिकता व्यापक हो सकता है, जबकि जो कुलीन तंत्र है या फिर जो राजतंत्र है उसमें सीमित रहता है। अतः नागरिकता कोई अस्थायी अवधारणा नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नागरिकता है वो कोई अस्थायी अवधारणा नहीं, मतलब नागरिकता सिर्फ ऐसा नहीं कि जो अरस्तु कह रहा है, बल्कि राजनीतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार ये बदलती रहती है। जबकि जहां पर जिस तरह का राजनीतिक व्यवस्था रहेगा उस अनुसार नागरिकता का परिभाषा भी बदलता रहेगा। जैसे कहा गया कि अरस्तु का मानना था कि नागरिकता का स्वरूप राज्य के संविधान पर निर्भर करता है। राज्य का संविधान कैसा है उस पर नागरिकता का स्वरूप निर्भर करता है। लोकतंत्र में नागरिकता व्यापक हो सकती है, लोकतंत्र में क्या है तो नागरिकता व्यापक हो सकती है, जबकि जो कुलीन तंत्र है या फिर जो राजतंत्र वहां पर नागरिकता सीमित होता है। और इसी बात को यहाँ पर कहा है कि अतः नागरिकता कोई अस्थायी अवधारणा नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। जो नागरिकता है वो कोई अस्थायी अवधारणा नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार वो बदलता रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सद्गुण और नागरिकता। सद्गुण और नागरिकता, कहा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो नैतिक और बौद्धिक गुणों से युक्त हो। एक अच्छा नागरिक वही हो सकता है जो नैतिक और बौद्धिक गुणों से युक्त हो। हमने पहले क्या समझा उस चीज को आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा, नागरिक का कर्तव्य केवल अधिकार भोगना नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए सदाचारपूर्ण आचरण करना है। कहा जा रहा है कि नागरिक का कर्तव्य केवल अधिकार भोगना नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए जो सदाचारपूर्ण आचरण होता है उसको करना भी है। हमने समझा कि नागरिकता की परिभाषा क्या होता है, नागरिक कौन है, नागरिक कौन हो सकता है, और नागरिकता समय समय पर कैसे बदलता है। ठीक है, नागरिक की परिभाषा समय के अनुसार कैसे बदलता है। यहाँ पर हमने समझा सद्गुण और नागरिकता। यहाँ पर यह कहा गया कि अरस्तु के अनुसार अच्छा नागरिक वो नहीं है जो सिर्फ नैतिक बौद्धिक गुणों से युक्त हो या फिर जो कर्तव्य या फिर केवल जो सिर्फ कर्तव्य केवल अधिकार भोगना, जिसका कर्तव्य सिर्फ केवल अधिकार भोगना हो वो नागरिक नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए वो जो सदाचार पूर्ण आचरण करता हो वो नागरिक होता है। ठीक है, उन्होंने अच्छे नागरिक और अच्छे मनुष्य की अवधारणा को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या किया तो अच्छे नागरिक और अच्छे मनुष्य की अवधारणा को जोड़ने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं नागरिकता का सीमित दायरा। नागरिकता का सीमित दायरा, अरस्तु ने नागरिकता केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित रखी। अरस्तु ने क्या किया तो नागरिकता को केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रखा है, जैसे कि दास के लिए, महिलाएं के लिए, श्रमिक और कारीगर के लिए। क्या कहा गया, अरस्तु ने नागरिकता केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रखा है। इन सभी को उन्होंने नागरिकता से वंचित रखा, इन सभी को नागरिकता नहीं दिया गया बल्कि इनको सिर्फ मनुष्य कहा गया है। ठीक है, उनका तर्क था कि ये वर्ग राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश और बौद्धिक क्षमता नहीं रखते। क्या कहा गया कि उनका अरस्तु का यह तर्क था कि ये जो वर्ग है, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो श्रमिक हो, महिला हो या फिर दास हो, ये सब क्या है तो राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश या फिर बौद्धिक क्षमता ये लोग नहीं रखते, जिसके कारण इनको नागरिकता के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नागरिकता का श्रेणी में सिर्फ उन्हीं को रखा जा सकता है जो राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अवकाश और बौद्धिक क्षमता रखते हो, जो उसमें भाग ले सकते हो, जो उस लायक हो। ठीक है, उसी को नागरिकता दिया गया है, नागरिकता कहा जा सकता है। और जो इसमें भाग लेने योग्य नहीं है, जो इसके लिए अवकाश नहीं निकाल सकते, आवश्यक अवकाश नहीं निकाल सकते, उसको सिर्फ मनुष्य कहा गया है। ठीक है, तो इन सबको सिर्फ मनुष्य कहा गया, दास हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, कारीगर हो, इन सबको सिर्फ मनुष्य कहा गया, नागरिकता नहीं कहा गया। ये चीज कहा गया अरस्तु के द्वारा। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की विशेषताएं, पहला जो इसकी विशेषता है वो है व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण। व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण, आपने समझा क्या क्या बोला गया है। सो जो नागरिकता की परिभाषा दिया गया अरस्तु के द्वारा वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो राजनीति में किसी न किसी तरीके से भाग लेते हो, जिनके पास स्वयं का बुद्धि हो, क्षमता हो। जो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते या फिर जो सिर्फ इसमें कह सकते हैं अपने अधिकारों को भोगते हैं, वो नागरिक नहीं हो सकते। जो सत्ता के लिए, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करे, कुछ योगदान दे, ठीक है, जो सदाचारपूर्ण काम करे, वो लोग नागरिक होते हैं। जो दास हैं, जो महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग नागरिकता नहीं बल्कि सिर्फ मनुष्य कहलाएंगे। जो लोग इसके लिए, राजनीति के लिए अवकाश निकाल सकते हैं, जो इसके लिए क्षमता रखते हैं, राजनीति की जो क्षमता रखते हैं, वही लोग सिर्फ नागरिकता कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, बाकी लोग सिर्फ मनुष्य कहलाएंगे। इसका जो पहला विशेषता है वो है अरस्तु का सिद्धांत प्लेटो की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। अरस्तु का जो सिद्धांत है प्लेटो की तुलना में अधिक व्यवहारिक है।
उनके काल्पनिक आदर्शों के बजाय यूनानी नगर राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर यह नागरिकता की व्याख्या की गई है। अरस्तु ने जो व्याख्या की है वो किसके आधार पर किया, तो यूरोप के कुछ देशों को मानते हुए व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण इसको माना गया है। क्या कहा गया कि यूनानी नगर राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता की व्याख्या की गई, मतलब जो यूनान के नगर राज्य उसके वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता की व्याख्या की गई है अरस्तु के द्वारा। दूसरा जो इसमें विशेषता लिखा है वो है राजनीतिक सहभागिता पर जोर। राजनीतिक सहभागिता पर इसमें जोर दिया है। अरस्तु ने नागरिकता को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका से जोड़ा है। अरस्तु ने नागरिकता को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका से जोड़ा है। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र की भागीदारी आधारित अवधारणा से मेल खाता है। तीसरा जो इसका विशेषता है अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन इसमें दर्शाया गया है। अरस्तु के अनुसार नागरिक के अधिकार और कर्तव्य अलग नहीं है, राज्य के प्रति कर्तव्य निभाना ही नागरिकता का सार है। नागरिक सिर्फ वही है जो राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हो, उसी को नागरिकता का सार कहा जाएगा। चौथा जो पॉइंट है संवैधानिक विश्लेषण की स्पष्टता। संवैधानिक विश्लेषण की स्पष्टता, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नागरिकता का स्वरूप अलग अलग शासन प्रणालियों में भिन्न हो सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नागरिकता का जो स्वरूप है वो अलग अलग शासन प्रणालियों में भिन्न हो सकता है। मतलब आज का जो शासन प्रणाली है वो अलग है, जो राजतंत्र है वो अलग है, जो प्रजातंत्र है वो अलग है, या फिर जो अलग अलग कुलीन तंत्र है वो अलग अलग हो सकता है। वहां पर नागरिकता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत को लचीला और यथार्थवादी बनाता है। इसने क्योंकि ये बात भी कहा है कि ये अलग अलग स्वरूप बदल सकता है अलग अलग चीजों के साथ, तो इसको यह राजनीतिक सिद्धांत को लचीला और यथार्थवादी बनाता है। आगे हम लोग अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे। अरस्तु की नागरिकता संबंधी आलोचना को पहला जिसका आलोचना है वो है अत्यंत संकीर्ण और वर्गवादी दृष्टिकोण। वर्गवादी दृष्टिकोण, अरस्तु ने नागरिकता को सीमित अभिजात वर्ग तक सीमित कर दिया। अरस्तु ने क्या किया, तो नागरिकता को सिर्फ सीमित अभिजात वर्ग तक ही सीमित कर दिया। जो रईस वर्ग है, अभिजात वर्ग मतलब क्या है, जो रईस लोग हैं, सीमित अभिजात वर्ग तक ही सीमित कर दिया। दासों, महिलाओं और श्रमिकों को नागरिक ना मानना आधुनिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है। आज हमारे देश में देखिएगा तो सभी को नागरिक माना जाता है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे, क्यों ना वो सिर्फ अपने अधिकारों को भोगे, फिर भी उसको नागरिक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो नागरिकता का अवधारणा दिया गया है और जो नागरिकता का परिभाषा दिया गया उसमें सिर्फ अभिजात वर्गों को रखा गया, जबकि जो दास है, महिलाएं हैं और जो श्रमिक वर्ग है उनको नागरिक नहीं माना गया। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत सामाजिक भेदभाव को वैचारिक समर्थन देता है। ये जो सिद्धांत है वो सामाजिक भेदभाव को वैचारिक समर्थन देता है, मतलब भेदभाव को ये समर्थन देता है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है, मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य होता है वो चीज इसमें दिखाई नहीं पड़ता। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिकता जन्मसिद्ध और सार्वभौमिक मानी जाती, मतलब जो भी हमारे देश में जन्मा है वो सभी नागरिक कहलाएंगे। अरस्तु की नागरिकता सीमित, चयनात्मक और बहिष्करण पर आधारित है। अरस्तु का जो नागरिकता अवधारणा या फिर जो सिद्धांत है वो सिर्फ सीमित है, किन लोगों को माना जाएगा नागरिक वो सीमित है, चयनात्मक है, किनको माना जाएगा वो चयन करके बताते हैं, और बहिष्करण है। ठीक है, और बहिष्करण पर आधारित है। तीसरा जो इसका आलोचना है वो मानव समानता की उपेक्षा। ये मानव समानता की उपेक्षा करता है, जो अभिजात वर्ग है उसको नागरिकता देता है और जो श्रमिक वर्ग है उनको हटाता है। ठीक है, तो मानव समानता की उपेक्षा करता है। अरस्तु ने कुछ वर्गों को स्वभाव से ही शासन के अयोग्य माना है, स्वभाव से उसको शासन का अयोग्य माना। यह धारणा आधुनिक मानवाधिकार और समानता की अवधारणा से मेल नहीं खाती, क्योंकि ऐसा आप ये नहीं कह सकते कौन किसका स्वभाव या फिर किन वर्गों का स्वभाव शासन के अयोग्य है या फिर नहीं है। कई बार क्या होता है, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वो भी राजा बनते हैं, वो भी नेता बन जाते हैं। कई बार क्या है, तो जो पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के लोग हैं वो नहीं बन पाते। ठीक है, तो मानव समानता की उपेक्षा इसमें की गई है। चौथा जो इसका उपेक्षा है या फिर आलोचना है वो आर्थिक श्रम के महत्व को कम आंकना। आर्थिक श्रम के महत्व को कम आंकना, जो आर्थिक श्रम है उसके महत्व को इसने कम बताया है। उन्होंने श्रमिकों और कारीगरों को नागरिकता से वंचित किया, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अरस्तु के द्वारा नागरिकता का सिद्धांत दिया गया है, इसमें जो नागरिक है, जो नागरिकता है, उनमें से जो श्रमिक वर्ग है, जो कारीगर है, जो महिलाएं हैं, उनको हटा दिया गया, उनको नहीं रखा गया। इससे उनके सिद्धांत की सामाजिक दृष्टि से सीमित हो जाती। इससे क्या है, तो उनके सिद्धांत की जो सामाजिक दृष्टि वो सीमित हो जाती। हालांकि इनका जो श्रमिक है या फिर जो कारीगर, इनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राज्य की अर्थव्यवस्था में, फिर भी इनको इसके श्रेणी में नहीं रखा गया। पांचवा जो इसका आलोचना है वह आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में अप्रासंगिकता। आज के समय में जो राष्ट्र राज्य का संदर्भ है उसमें यह अप्रासंगिक हो जाता है, मतलब ये मेल नहीं खाता आज के समय में। अरस्तु का सिद्धांत छोटे नगर राज्यों पर आधारित था। अरस्तु का जो सिद्धांत दिया गया था वो सिर्फ छोटे नागरिक सिद्धांत पर आधारित था। आधुनिक विशाल राष्ट्र राज्यों में सभी नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं, सभी लोग इसमें भागीदारी नहीं ले सकते।
आगे देख लेते हैं आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन। आज के समय में इसका मूल्यांकन को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक युग में पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी नागरिकता को कर्तव्य, नैतिकता और सक्रिय भागीदारी से जोड़ना उनका विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आगे कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि नागरिक शिक्षा, मतदान, जन भागीदारी जैसे आधुनिक विचारों में अरस्तु की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ था। मतलब जो यूनानी नगर आए थे उससे उसकी परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ था। यद्यपि यह सिद्धांत वर्गवादी, सीमित और लोकतांत्रिक है, फिर भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नागरिकता को केवल अधिकार नहीं बल्कि सक्रिय राजनीतिक कर्तव्य से के रूप में देखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अरस्तु का नागरिकता सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किंतु आधुनिक संदर्भ में आंशिक रूप से उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते समझ में आ गया हो। चैनल पर अगर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना करें। हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नाम वाले क्वेश्चन है, सारे ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा इंपोर्टेंट है, तो सबको आपको देख के जाना है। पूरा वीडियो को आप लोग देख के जाइए ताकि अगर क्वेश्चन सेम ना पूछे तब भी आप आंसर लिख पाए। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पार कर करके स्किप कर करके आप वीडियो देख रहे हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन को दूसरे जगह पूछ देता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि लिखना क्या है और किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो सेमेस्टर है उसमें भी अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ये मेरे तरफ से काम है आपको कि वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, समझते हैं हॉब्स के परिचय को। कहा जा रहा है कि थॉमस हॉब्स, आप समय देख सकते हैं 1588 से 1679 तक का। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रारंभिक और प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं। जो थॉमस हॉब्स है आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रारंभिक और प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं। उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथन में प्रस्तुत किया है। लेवियथन जो इनके द्वारा लिखा गया है, प्रमुख पुस्तक है इसका, उसमें इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अपना सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत को। ठीक है, हॉब्स का उद्देश्य उस समय के इंग्लैंड में फैली अराजकता, गृह युद्ध और असुरक्षा की समस्या का समाधान खोजना था। हॉब्स का जो उद्देश्य था उस टाइम में इंग्लैंड में फैली हुई अराजकता और गृह युद्ध और असुरक्षा की समस्या का समाधान खोजना था। इसी संदर्भ में उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसी संदर्भ में उन्होंने क्या किया, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और आवश्यकता को तर्कसंगत ढंग से समझाया। जिसमें उन्होंने ये जो किताब इसने लिखा है, ठीक है, लेवियथन में, इन्होंने इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में और आवश्यकताओं को तर्कसंगत ढंग से समझाया। ठीक है, इसी को सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया है, बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसके सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझना। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना। पहला, प्राकृतिक अवस्था। इसकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले मानव प्राकृतिक अवस्था में रहता था। हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले, मतलब देश की उत्पत्ति से पहले, मनुष्य जो है वो पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इस अवस्था में कोई कानून, शासन या नैतिक नियंत्रण नहीं था। और इस अवस्था में कोई भी शासन, कोई भी कानून या फिर नैतिक नियंत्रण नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र था और अपनी सुरक्षा स्वयं करता था। प्रत्येक व्यक्ति क्या, तो पूर्णतः स्वतंत्र था, क्योंकि कोई कानून नहीं, कोई शासन नहीं, कोई देश नहीं, कोई नैतिक नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र था और अपनी सुरक्षा स्वयं ही करता था। हॉब्स ने इस अवस्था को अत्यंत भयावह बताया और कहा कि यह स्थिति सभी के विरुद्ध युद्ध का जैसी था। ठीक है, इस स्थिति को इसने बहुत ही भयावह बताया और कहा कि यह जो स्थिति है वो सभी के विरुद्ध युद्ध, मतलब सभी के विरुद्ध युद्ध है, मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोगों का सभी के विरुद्ध युद्ध है, इस जैसा स्थिति है। ठीक है, ये इसने बताया है, ये इसका प्राकृतिक अवस्था है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा जो कहा गया है, मानव स्वभाव की धारणा। मानव स्वभाव की उस समय धारणा क्या थी? हॉब्स के अनुसार स्वभाव से स्वार्थी, मानव जो है वो स्वभाव से स्वार्थी होता था, भयभीत होता था और शक्ति लोपुत होता था। हर व्यक्ति अपने जीवन, संपत्ति और अस्तित्व की रक्षा करना चाहता था। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन का, संपत्ति का, अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है, जिसके कारण टकराव अनिवार्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो भी आप मोबाइल से देख रहे हैं या फिर लैपटॉप से देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास मोबाइल छीन लेता है तो आप क्या करेंगे? उसको छीनने दे देंगे क्या? नहीं, अपनी संपत्ति का आप रक्षा करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? टकराव होगा, आप उससे लड़ेंगे, वो भी आपसे लड़ेगा और ये सब क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने प्रसिद्ध कथन दिया कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक होता है। उन्होंने क्या कहा कि प्रसिद्ध कथन दिया कि प्राकृतिक अवस्था उस टाइम में मनुष्य का रहता होगा,
मानव जीवन एकाकी होता होगा, मतलब एक एक लोग रहते होंगे, उनका ज्यादा परिवार नहीं होता होगा, ठीक है। वो निर्धन रहते होंगे क्योंकि वो कमा करके कैसे रखेंगे, नहीं रख सकेंगे। वो घृणित होते होंगे, मतलब एक दूसरे से घृणा करते होंगे। क्रूर होते होंगे, मतलब किसी को मार देने का क्रूरता होता होगा। और अल्पकालिक होता होगा, और अल्पकालिक मतलब बहुत ही कम समय तक जी पाते होंगे, ठीक है। इसके बारे में कहा गया, ये बात इसने कहा है कि उन्होंने प्रसिद्ध कथन दिया कि प्राकृतिक अवस्था में, जब प्राकृतिक अवस्था चल रहा था उस टाइम मानव जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक होता है। आगे देख लेंगे प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक आधार क्या, आधार के बारे में इसने क्या कहा है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को हर कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक अवस्था है, जहां पर कोई राज्य नहीं, कोई कानून नहीं है, ठीक है, तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को हर कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है। जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी को मार भी सकता है। परंतु यही असीम स्वतंत्रता संघर्ष, हिंसा और असुरक्षा को जन्म देती है। लेकिन यही जो स्वतंत्रता है वही संघर्ष को, हिंसा को और सुरक्षा को जन्म देता है। जहां पर ज्यादा स्वतंत्रता रहेगा वहीं पर अहिंसा बढ़ेगा, वहीं पर हिंसा बढ़ेगा, ठीक है, वहीं पर संघर्ष बढ़ेगा, वहीं पर असुरक्षा बढ़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक नियम को। प्राकृतिक नियम को समझते हैं। हॉब्स ने तर्क दिया कि विवेक के आधार पर मनुष्य कुछ प्राकृतिक नियमों को पहचानता है। हॉब्स ने तर्क दिया है कि विवेक के आधार पर, मतलब बुद्धि के आधार पर मनुष्य कुछ प्राकृतिक तर्क को पहचानता है। सबसे पहला प्राकृतिक नियम है शांति की खोज करना। शांति की खोज करना, यह सबसे पहला प्राकृतिक नियम है। दूसरा नियम यह है कि शांति के लिए व्यक्ति को अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का त्याग करना चाहिए। और दूसरा नियम यह कहता है कि शांति को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्वतंत्रताओं का त्याग करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको मोबाइल वाला हम उदाहरण दिए थे, अगर आप चाहते हैं कि उससे लड़ाई नहीं करना है तो जाहिर सा बात है आपको मोबाइल ले जाने देना होगा, सीधा सीधा बात है। तो उसी में कहा है, हॉब्स का एक तर्क दिया है कि विवेक के आधार पर मनुष्य कुछ प्राकृतिक नियमों को पहचानता है। सबसे पहला प्राकृतिक नियम है शांति की खोज करना, मतलब शांति किस तरह से मिले इसकी खोज करना। और दूसरा नियम है शांति के लिए व्यक्ति को अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग करना चाहिए, ठीक है। पांचों जो इसके द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया वो है सामाजिक समझौते की आवश्यकता। सामाजिक समझौते की आवश्यकता। लगातार भय, असुरक्षा और हिंसा से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य सामाजिक समझौते के लिए बाध्य हुआ। लगातार जब भय बढ़ा, असुरक्षा बढ़ा और हिंसा बढ़ा, इससे मुक्ति पाने के मनुष्य जो है सामाजिक समझौते की ओर बाध्य हुआ। इस समझौते का उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। और यह जो समझौता है उसने क्या किया, तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का सुनिश्चित किया। यह समझौता स्वेच्छा से किया गया, ना कि किसी नैतिक आदर्श के कारण। यह जो समझौता वो स्वेच्छा से किया गया, ना कि किसी नैतिक आदर्श के कारण किया गया, क्योंकि उस टाइम नैतिक आदर्श नहीं था। और यह समझौता इसलिए किया गया क्योंकि देखा गया कि अगर लगातार इस तरह से मारकाट होता रहा तो फिर किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए लोगों ने दूसरे से मतलब रखना छोड़ा, खुद से अपना जो अर्जित किया करता था वही रखता था, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आगे देख लेते हैं इसका जो अगला सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौते की प्रकृति। सामाजिक समझौते की प्रकृति। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्तियों के बीच होता, शासक के साथ नहीं। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता जो वो व्यक्तियों के बीच होता है, शासक के साथ नहीं होता। व्यक्ति आपस में यह सहमति करते हैं कि वे अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को एक व्यक्ति या संस्था को सौंप देंगे। व्यक्ति जो है आपस में यह सहमति करते हैं कि वे अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को एक व्यक्ति या संस्था को सौंप देंगे। इस सत्ता को उन्होंने लेवियाथन कहा, जो राज्य का प्रतीक है, जो राज्य का प्रतीक माना जाता है। तो सामाजिक समझौते का यह प्रकृति है, किस तरह से वो सामाजिक का समझौता करता है। छठा जो इसका सिद्धांत है वो है सत्तावादी राज्य की स्थापना। सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना। सामाजिक समझौते के बाद एक शक्तिशाली और सर्वोच्च सत्ता का निर्माण होता है। क्या कहा गया कि सामाजिक समझौते के बाद, सामाजिक समझौता जब हो जाता है उसके बाद एक शक्तिशाली और सर्वोच्च सत्ता का निर्माण होता है। यह सत्ता कानून बनाती है, दंड देती है और शांति बनाए रखती है। हॉब्स के अनुसार इस सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर सत्ता फिर भी अराजकता पैदा कर सकती है। क्योंकि कमजोर सत्ता जो है वो फिर भी अराजकता पैदा कर सकती है, इसीलिए सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से लोग पहले किस तरह से रहते थे और अभी तक में किस तरह से बदल गया। जो हम लोग सातवां पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना भी होने लगी है। तो इसी में कहा गया तो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, समाज किस तरह से समझौता करता है उसका सिद्धांत दिया गया हॉब्स के द्वारा। आठवां जो समझौता है वो है शासक की निरंकुश शक्ति। शासक की निरंकुश। हॉब्स ने निरंकुश या पूर्ण प्रभुत्व का समर्थन किया है। हॉब्स ने क्या किया, तो निरंकुश या फिर पूर्ण प्रभुत्व का समर्थन किया है। शासक कानून के ऊपर होता है और उसकी आज्ञा का पालन सभी को करना होता है। शासक जो है वो कानून के ऊपर होता है और उसकी आज्ञा का पालन सभी को करना होता है। यह व्यवस्था जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी जाती है। और ये जो व्यवस्था बनाया गया है यह सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी गई। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर जो राजा है, शासक, उसको अगर कानून के बाहर रखा जाएगा तो वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी इसका एक सिद्धांत है शासन की निरंकुश शक्ति। आगे हम लोग इसकी आलोचना को देखेंगे। कहा जा रहा है कि विद्रोह का निषेध हुआ। हॉब्स के अनुसार जनता को शासक के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। यदि लोग सत्ता को चुनौती देंगे तो राज्य टूट जाएगा और समाज फिर प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा, और राज्य जो है फिर से प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा अगर शासन टूटता है तो, राज्य टूटता है तो। हालांकि यदि शासक जीवन की सुरक्षा देने में असमर्थ हो जाए, अगर शासक जो है वो जीवन की सुरक्षा देने में असमर्थ हो जाए तो व्यक्ति आत्मरक्षा कर सकता है, लेकिन उससे पहले कोई विद्रोह नहीं कर सकता। आगे हम लोग समझेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौता का सिद्धांत का महत्व। ये जो हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया उसका क्या महत्व है? पहला जो इसका महत्व है, इस सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति को धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार दिया है। ठीक है। दूसरा जो इसका महत्व है वह है इसने आधुनिक राजनीतिक चिंतन में सामाजिक अनुबंध की अवधारणा को स्थापित किया। और तीसरा जो पॉइंट लिखा है इसकी जो महत्व तीसरा वो है, यह सिद्धांत सुरक्षा और व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है। ये जो सिद्धांत है सुरक्षा और व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी है। जिस तरह से हॉब्स के द्वारा कहा गया इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, क्योंकि सारा जो बात उसने कहा वो सही नहीं था, आपने ये चीज को देखा होगा। इसका जो पहला आलोचना है वो है मानव स्वभाव को अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। मानव स्वभाव को अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया जब इसने लेवियाथन लिखा था। दूसरा पॉइंट है निरंकुश सत्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। जो निरंकुश सत्ता है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। अगर सत्ता पर निरंकुश ना लगाया जाए तो लोकतांत्रिक मूल्य उसके विपरीत हो जाएगा, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सत्ता पर भी निरंकुश होना जरूरी है। शासक को भी नियम के अंदर ही रहना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी राज्य वो अच्छे से चल पाएगा। तो ये भी इसका एक आलोचना है। तीसरा जो आलोचना है इसका वो है जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता को अत्यंत सीमित कर दिया गया। जनता के अधिकारों को और स्वतंत्रता को अत्यंत सीमित कर दिया गया। सारा जो शक्ति है वो राजा को दे दिया गया, शासक को दे दिया गया। फिर भी अराजक परिस्थितियों में यह सिद्धांत व्यवहारिक प्रतीत होता है। फिर भी जब अराजक का परिस्थिति बनता है तब वो अपनी रक्षा के लिए विद्रोह कर सकता है, युद्ध कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सिद्धांत व्यवहारिक प्रतीत होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा निष्कर्ष को बस आपको देख लेना है। कहा जा रहा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत भय, असुरक्षा और अराजकता की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो भय, असुरक्षा और अराजकता की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है, क्योंकि उसी चीज को देख करके यह सिद्धांत लिखा गया। यह सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि मानव जीवन की रक्षा का साधन मानता है। यद्यपि इसका निरंकुश स्वरूप आलोचना का विषय रहा, फिर भी राजनीतिक दर्शन में इसकी ऐतिहासिक और वैचारिक महत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ था। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ मेरा आंसर लिखा हुआ रहता है, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में जानने के लिए चैनल भी प्रसिद्ध है। एसएस स्टडी मटेरियल आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग नाम याद रखेंगे, अपने दोस्तों को, अपने जो सहपाठी उसको शेयर कीजिए। अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आप लोग बताइए कि आप किस चैनल से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप किस चैनल में देखते हैं चीजों को, किस तरह से आपको अच्छे से समझ में आता है, तो उन सब चीजों के बारे में बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बातों को। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो पर लाइक करें, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइए, या फिर कोई फीडबैक देना हो तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उस चीज को सुधार सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। लोक द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक समझौता के बारे में इसके द्वारा बताया गया था, लोक के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, अब उसकी आलोचनाओं को हम लोग समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक से संबंधित हम 3 क्वेश्चन करवाएं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि जॉन लोक 17वीं सदी के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब फिलोसफर थे। ठीक है, जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विचारों को जन्म दिया। जिन्होंने क्या है तो आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विचारों को जन्म दिया है। उन्होंने समाज और राज्य की उत्पत्ति को, उन्होंने क्या किया तो समाज और राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौते के रूप में समझाया। सामाजिक समझौते के रूप में समझाया मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसको बना के गया है या फिर इसको बनाया है, बल्कि एक समाज के द्वारा समझौता किया हुआ है जिसके कारण राज्य उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि लोक के अनुसार मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र और समान होते हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षा और न्याय की कमी होती है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में क्या है तो सुरक्षा और न्याय की कमी होती है। इसी कारण उन्होंने कहा कि लोग अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार का निर्माण करते हैं, और इसी चीज़ों के लिए लोग जो है वो अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार का निर्माण करते हैं। लोक का यह सिद्धांत आज भी लोकतांत्रिक विचारधारा और राजनीतिक दर्शन का आधार माना जाता है। ये जो सरकार है या फिर जो राज्य है इसका गठन क्यों हुआ है, सरकार क्यों बनाया गया है, राज्य क्यों बनाया गया, ताकि लोग अपनी संपत्ति का रक्षा कर सके, कानून के अंतर्गत रह करके वो सुरक्षित रह सके, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सके। ठीक है, और इसी के बारे में
लोक ने कहा है, लोक ने सिद्धांत दिया है। लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राकृतिक अवस्था के बारे में पहले समझ लीजिए कि प्राकृतिक अवस्था उस टाइम में कैसा होता था। प्राकृतिक अवस्था क्या है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। लोक के अनुसार प्रारंभिक मानव अवस्था में लोग स्वतंत्र और समान थे। इस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई भी राज्य या फिर कानून नहीं होता है, सारे व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और कोई भी वर्ग नहीं होता है, उसी को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। जहाँ पर कोई भी अमीर गरीब नहीं होता, वही कहा जा रहा है कि लोक के अनुसार प्रारंभिक मानव अवस्था में लोग स्वतंत्र और समान थे। सभी के पास अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे। हालांकि इस अवस्था में कोई निश्चित कानून या न्यायपालिका नहीं थी, जिससे अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। जिससे क्या है, तो अधिकारों की जो रक्षा वो सुनिश्चित नहीं हो पाता था। इसी कारण प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष, असुरक्षा और विवाद की संभावना बनती रहती थी। इसके कारण क्या है, तो प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष का, असुरक्षा और विवाद की संभावना बनती रहती थी। यह विचार दिखाता है क्यों मानव ने सामूहिक व्यवस्था और सरकार की आवश्यकता महसूस की। और यही सब जो प्राकृतिक अवस्था है, ये बताता है कि क्यों जो मानव समाज है उसने सामूहिक व्यवस्था और सरकार की आवश्यकता महसूस की या फिर सरकार को बनाया है। यहाँ से हम लोग देखें प्राकृतिक अधिकारों को, जो जनता है उसको प्राकृतिक अधिकार क्या क्या देते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि लोक ने कहा कि हर व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। हर व्यक्ति को जन्म से कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होता है, जिन्हें किसी भी सरकार या व्यक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता, जिसको ना ही सरकार के द्वारा ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा छीना जा सकता है। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल है। और इन अधिकारों में क्या है, तो जीवन का स्वतंत्रता खुद का और संपत्ति का स्वतंत्रता शामिल है। लोक का मानना था कि यह अधिकार मनुष्य के अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। ये जो अधिकार है, ये मनुष्य के अस्तित्व के लिए और स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। ये अधिकार केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी था, जो प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है, जो भगवान के द्वारा हमें शुरू से मिले हैं। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौते की अवधारणा। सामाजिक समझौते की अवधारणा बताई गई है। लोक के अनुसार लोग अपनी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए आपसी समझौते के तहत सरकार का निर्माण करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आपसी समझौते मतलब आपस में समझौता करके सरकार का निर्माण करते हैं। यह समझौता यह तय करता है कि लोग कुछ अधिकार सरकार को सौंप देंगे ताकि कानून और न्याय स्थापित हो सके। कुछ जो अपना अधिकार है वो सरकार को लोग सौंप देते हैं ताकि सारे लोग उसको माने और कोई भी भेदभाव ना हो सके, ताकि जो कानून और न्याय वो स्थापित हो सके। ठीक है, इसके माध्यम से समाज में स्थिरता आती है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है। इससे क्या होता है, तो समाज में स्थिरता आती है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो सकती है कि व्यक्ति कितना अधिकार रख सकता है, या फिर व्यक्ति का अधिकार भी तय कर दिया जाता है कि आप कितना अधिकार रख सकते हैं। ऐसा तो अधिकार नहीं रख सकते कि किसी को आप एक थप्पड़ मार दे जाकर के और कानून कुछ ना करे। तो कुछ अधिकारों को बांध दिया गया। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत दिखाता है कि शासन और सामाजिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। ये जो सिद्धांत है ये दिखाता है कि शासन और सामाजिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों की सुरक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना। चौथा जो इसका सिद्धांत बताया गया वो है सरकार की वैधता और सहमति। सरकार की वैधता और सहमति। लोग का मानना था कि सरकार केवल तभी वैध होती है जब वह जनता की सहमति से बनी हो और उनके हितों की रक्षा करती हो। लोग ये मानता है कि सरकार केवल तभी वैध होगा जब वो जनता की सहमति से बना हो और लोग सरकार है वो उनके हितों की रक्षा करती हो। ठीक है, तभी वो वैध माना जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता का उपयोग करना नहीं, सरकार का जो उद्देश्य है वो केवल सत्ता का उपयोग करना नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों का रक्षा करना होना चाहिए उसका उद्देश्य। यदि सरकार अत्याचारी हो जाती है तो जनता के अधिकारों का हनन करती है या फिर जनता के अधिकारों का हनन करती है तो उसका सत्ता पर अधिकार समाप्त हो जाता है। तो जो सरकार उसका सत्ता पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। यह विचार लोकतांत्रिक शासन और जनता की सत्ता में भागीदारी का मूल आधार है। और ये जो विचार है लोकतांत्रिक शासन और जनता की सत्ता में भागीदारी का मूल आधार है। ठीक है, जनता का सत्ता में इसमें भागीदारी का मूल आधार बताया गया है। पांचवा जो इसका सिद्धांत है वो जनता का प्रतिरोध अधिकार। जनता का प्रतिरोध अधिकार। ठीक है, लोग ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती या अत्याचारी बन जाती है तो जनता को उसका विरोध करने और उसे बदलने का अधिकार है। यह अधिकार जनता को सत्ता के दुरुपयोग से बचाने और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो अधिकार है जनता के पास वो सत्ता के दुरुपयोग को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सिद्धांत दिखाता है कि सत्ता हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जो सत्ता है या फिर जो सरकार है वो हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसके दुरुपयोग की स्थिति में नागरिकों को सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार है। अगर सरकार सत्ता का गलत उपयोग करता है तो नागरिक उसके ऊपर क्या है तो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, भूमिका निभाने का अधिकार देता है। छठा जो सिद्धांत के बारे में कहा गया वो है संपत्ति का महत्व।
लोग ने संपत्ति की रक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मेहनत और संसाधनों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है और उसे सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है संपत्ति की सुरक्षा केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय के लिए भी आवश्यक है। क्या कहा गया कि जो संपत्ति की सुरक्षा है वो केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए, क्योंकि अगर किसी छीना छोरी होने लगेगा, अगर संपत्ति का सही से सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो किससे क्या होगा, तो सामाजिक अस्थिरता फैलेगा और न्याय भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सामाजिक जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको सही से रखना जरूरी है। इसलिए जो संपत्ति का सुरक्षा है उसको करना जरूरी है। ठीक है, यह विचार आधुनिक राजनीति और आर्थिक व्यवस्थाओं में संपत्ति अधिकार के महत्व को स्पष्ट करता है, संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करता है। सातवां जो इसका सिद्धांत है वो है लोकतंत्र और न्याय का आधार। लोक का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक का जो ये सिद्धांत है ये स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून और न्याय का निर्माण जनता की राय और स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। यह सिद्धांत दिखाता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। कहा गया इस सिद्धांत के अनुसार कि जो लोकतंत्र उसमें जनता की भागीदारी और सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कानून और न्याय का निर्माण जनता की राय से होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। यह सिद्धांत दिखाता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी आलोचना को देखेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण। पहला जो इसका आलोचना है इसके सिद्धांत का वो है सिद्धांत और वास्तविकता का अंतर। जो सिद्धांत है इसके तो जो सिद्धांत दिया गया और जो वास्तविकता है उसमें कुछ अंतर है, तो ये किसका आलोचना है। लोक का सामाजिक समझौता आदर्शवादी है। जो सामाजिक समझौता बताया गया लोक के द्वारा वो आदर्शवादी, मतलब एक विचार एक कल्पना के माध्यम से हो सकता है। वास्तविक समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं मौजूद हैं। जो वास्तविक समाज है उसमें आर्थिक और सामाजिक असमानताएं मौजूद है, जिससे सभी लोगों के अधिकार समान रूप से सुरक्षित नहीं रह पाते। जिससे क्या है, तो सभी लोगों के अधिकार जो है वो समान रूप से सुरक्षित नहीं रह पाते। गरीब और कमजोर वर्ग के लिए लोक के सिद्धांत का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन हमेशा संभव नहीं होता। गरीब और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए लोक के सिद्धांत का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन हमेशा नहीं संभव हो पाता है। तो एक इसका पहला आलोचना हो गया। दूसरा जो इसका आलोचना है प्राकृतिक अवस्था की व्यवहारिक कठिनाइयाँ। जो प्राकृतिक अवस्था है व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसमें लोग ने मानव को प्रारंभ में नैतिक और स्वतंत्र माना। लोग ने क्या है, तो प्रारंभ में जब प्राकृतिक अवस्था था उस टाइम में लोगों को, जनता को नैतिक और स्वतंत्र माना है, लेकिन वास्तविकता में मानव व्यवहार हमेशा नैतिक और सहकारी नहीं होता। लेकिन वास्तविकता में कहा जा रहा है कि मानव का जो व्यवहार है वो हमेशा नैतिक और सहकारी नहीं होता। संघर्ष, हिंसा और स्वार्थपूर्ण व्यवहार की संभावना अधिक होती है, जिससे प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या सीमित हो जाती है। प्राकृतिक अवस्था का मतलब वहाँ पर जहाँ पर लोग सारे बराबर हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक हो, तो इस तरह से कोई भी नियम ना हो, सभी लोग स्वतंत्र हैं, तो उसको प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हो सकता है क्या, यहाँ पर लोगों के बीच संघर्ष है, हिंसा है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार है, तो यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था को लागू करना नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह का प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या सीमित हो जाती है। तीसरा जो इसका आलोचना है वह सहमति का अमूर्त विचार। लोक का सिद्धांत मानता है कि सभी लोग सरकार से सहमत हैं। लोक का सिद्धांत ये मानता है कि सभी लोग सरकार से सहमत हैं। वास्तविकता में अधिकांश लोग जन्म से ही किसी सरकार के अधीन होते हैं और उन्होंने सीधे सहमति नहीं दी होती। यह सिद्धांत व्यवहार में पूरी तरह लागू करना कठिन बनाता है। ये जो सिद्धांत है वो व्यवहार में लागू करना पूरी तरह से कठिन बनाता है। चौथा जो इसका आलोचना है वह संपत्ति और वर्गीय असमानता। संपत्ति की सुरक्षा पर जोर देने से अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ सकती है। संपत्ति की सुरक्षा पर अगर जोर दिया जाए तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो और पैसा रख लेगा। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, मतलब कुछ ही लोगों के पास सारा आर्थिक शक्ति चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, समाज में अन्याय और वर्ग संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो वर्ग संघर्ष है या फिर जो अन्याय है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा तो सारा किसी एक ही जगह पर केंद्रित हो गया है। पांचवा जो इसका आलोचना है वह सरकार के प्रतिरोध में कठिनाई। जब सरकार अत्याचारी हो जाती है तो लोग का प्रतिरोध अधिकार व्यवहार में अमल करना आसान नहीं होता। क्या कहा जा रहा है, जब सरकार अत्याचारी हो जाती है तो लोग का प्रतिरोध अधिकार व्यवहार में अमल करना आसान नहीं होता। जब व्यवहार में इसको नहीं लाया जा सकता। लोग ने क्या कहा कि सरकार अगर अत्याचारी हो जाता है तो उसको हटा दिया जाए, लेकिन इतना आसान ये नहीं होता। कमजोर या निर्बल जनता के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। जहाँ पर लोग जागरूक नहीं या फिर जो कमजोर है वहाँ पर इस सिद्धांत को लागू करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार को तुरंत नहीं गिराया जा सकता।
छठा जो इसका आलोचना है वो है सामाजिक और राजनीतिक विविधता। सामाजिक और राजनीतिक विविधता, लोक का सिद्धांत एक आदर्श और स्थिर समाज पर आधारित है। बहुसंख्यक समाज में विभिन्न भाषाएं, धर्म, जाति और सांस्कृतिक होने के कारण इसे लागू करना जटिल हो जाता है। सामाजिक और राजनीतिक विविधता भी देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि लोक का जो सिद्धांत है वो एक आदर्श और स्थिर समाज पर आधारित है। जो एक आदर्श समाज है, जो एक स्थिर समाज है, वहाँ पर इसका सिद्धांत लागू होता है। बहुसंख्यक समाज में जहाँ पर बहुत तरह के समाज रहते हैं, या फिर जो विभिन्न भाषाएं वाले समाज है, धर्म, जाति या फिर जो स्थितियाँ होती है, वहाँ पर इसका जो सिद्धांत वो लागू करना कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। ठीक है, आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन की सुरक्षा को केंद्र में रखता है। हालांकि वास्तविक समाज में असमानता, सत्ता का केंद्रीकरण और सामाजिक विविधता इसी पूरी तरह लागू करने में बाधा डालते हैं। फिर भी यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। फिर भी कहा जा रहा है कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के योगदान का वर्णन करें। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपको बताएं। आज इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर को बताएंगे, सीधा आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा और दोबारा आपको किसी भी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग फिक्स मान के चलिए 15 नंबर में इस साल पूछेगा ही पूछेगा, आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, तो मैकियावेली के द्वारा सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मैकियावेली है इसका जन्म जो है इटली में 1469 में हुआ था। फ्लोरेंस में, इटली में इसका जन्म 1469 में हुआ था। मैकियावेली को आधुनिक आज का जो राजनीति है उसका जनक भी कहा जाता है। जो आज का राजनीतिक चिंतन है उसका जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा राजनीति को यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब यथार्थवादी क्या होता है, इसी पर पूरा खेल है, इसी पर यह पूरा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इससे पहले भी कई सारे जो राजनीतिक विचारक है वो यहाँ पर आए और अपने अपने सिद्धांतों को दिया है। जैसे आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, उन्होंने क्या कहा तो कि राजा को आदर्शवादी होना चाहिए और जो राज है वो आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने की है। जैसे राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजा को किस तरह से जनता का भला करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, राज्य का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है तो एक सिर्फ विचार है, आदर्शवादी बात है क्या करना चाहिए। जबकि जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि जैसा है वही सही है, कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। आपको पता है कि राजनेता कैसे होते हैं। राजनेता का मतलब है जो नेता लोग हैं, जो लीडर हमारे देश के, हमारे देश का ही मान के चलिए। आपको पता है कि वो लोग कैसे हैं, वो करप्टेड हैं, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं। उसी तरह से आप दूसरी तरफ समझिए जो जनता है, जनता भी कैसा है तो लालची है, स्वार्थी है, अवसरवादी है। अगर नेता ये कहता है कि हम आपके लिए ये सब काम करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरी देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो कहेगा कि झारखंड में हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर कहेगा हम 20 लाख नौकरी देंगे, ये पॉसिबल है? नहीं दे पाता है, सिर्फ झूठ बोलता है। लेकिन अगर वहीं पर ये नेता ये कहता है कि अगर हमको आप वोट देते तो हम आपको 25 रुपया महीना देंगे, तो जनता भी लालची है, वो क्या करेगी, उसी को वोट दे देगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता चोर है, बल्कि जनता भी सेम उसी क्वालिटी का है। ठीक है, जनता भी क्या है तो लालची है, स्वार्थी है, अवसरवादी है। इसी चीज के बारे में मैकियावेली ने कहा है कि जो जैसा है वैसा ही सही मान के चलो, उसको कैसा होना चाहिए इस बात पर ध्यान मत दो। इसलिए इन्होंने क्या है तो यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में कहा है कि जैसा है वही सही मान के चलो, कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। पूरा जो आपका क्वेश्चन है इसी मोटी बात को बस समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोग परिचय को समझ लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा डिटेल आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, परिचय को एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मैकियावेली 16वीं शताब्दी के इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। जो मैकियावेली वे 16वीं शताब्दी के इटली के प्रसिद्ध विचारक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उनका जन्म 1469 में हुआ था। कहां पर? तो फ्लोरेंस इटली में। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस है। इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था वो था द प्रिंस। और ये जो द प्रिंस है, जो बुक इनके द्वारा लिखा गया था, इसको दर्शन भी कहा जाता है, इसको ग्रंथ भी कहा जा सकता है। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था द प्रिंस, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। हालांकि इसने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन जो इसको प्रकाशित किया गया था वो इनके मृत्यु के बाद किया गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे, बस आपको पढ़ने दीजिए हमको। क्योंकि उन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और आदर्शवाद से अलग करके एक व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। इनको राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और आदर्शवाद से अलग करके व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है।
उनसे पहले ये के विचारक जैसे कि प्लेटो हो गए या फिर अरस्तु आदर्श राज्य की कल्पना करते थे, जबकि मैकियावेली ने वास्तविक राजनीति का अध्ययन किया है। अब हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं। जैसे ये जो मैकियावेली, इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे जो पहले विचारक थे वो आदर्श राज्य की कल्पना करते थे, मतलब राजा को 50 साल तक पढ़ते रहना। अब प्लेटो के बारे में पता होगा, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, जो राज्य संबंधी सिद्धांत है, हम पहले ही क्वेश्चन करवा चुके हैं। वहां पर हम आपको बताए थे कि प्लेटो या फिर अरस्तु के अनुसार कहा जाता है कि राजा को बहुत लंबे समय तक पढ़ना चाहिए, उसको एक आदर्श राजा होना चाहिए। किस तरह से राज्य का भलाई होगा, किस तरह से राज्य का सुरक्षा किया जाएगा, किस तरह से जनता का भलाई करना चाहिए, किस तरह से राजा को होना चाहिए, पूरे आदर्शवादी विचारों को उसने भर के रख दिया है। आदर्शवादी का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए, इस विचार पर चलते हैं। तो ये सब जो विचारक है वो कैसा होना चाहिए पर विचार करते हैं, जबकि जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जैसा है उसको सही मान के चलो, कैसा होना चाहिए इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, ये इनका कहना है। इसीलिए जो मैकियावेली, इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जो जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। जो राजनीति है उसको यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे राजनीति को नैतिकता से अलग करना। ये जो मैकियावेली, इनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया है, मतलब क्या होना चाहिए से अलग किया है। जबकि उन्होंने बताया कि क्या है उसको सही मानो और बाकी जो भी काम होता है उसके हिसाब से करो। जैसे हम आपको पहले उदाहरण दिए थे कि कोई भी नेता, अब ऐसा मान के चलिए कि नेता जो है चोर होता है, करप्टेड होता है, और उसी तरह से जनता जो है वो भी लालची होता है, स्वार्थी होता है, अवसरवादी होता है। तो ये सही बात है और इसी को मान करके चलो। कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे प्लेटो क्या कहते हैं कि राजा को चोर नहीं होना चाहिए, राजा को बहुत अच्छा होना चाहिए, राजा जो है बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ठीक है, जनता को भी सेम वैसा ही होना चाहिए, बहुत ही अच्छा, कोई भी चोरा चोरी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी किसी तरह का गलत काम नहीं होगा। जो इससे पहले के विचारधारा, जो इससे पहले के जो विचारक थे वो इस तरह की बात करते थे, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि ऐसा सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह का आदर्शवादी नहीं हो सकता। इनका कहना है, जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि यही सही बात है कि नेता जो नेता है वो चोर होता है, और जो जनता है वो अवसरवादी होता है, वो लाभार्थी होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, लालची होता है। इसी को सही मानो, उसके बाद जो भी फैसला है वो करो। तो सबसे पहला जो इसका योगदान रहा है, सबसे बड़ा जो योगदान रहा है उसका यही रहा है कि राजनीति को उन्होंने नैतिकता से अलग किया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैकियावेली का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी योगदान यह है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। मैकियावेली का सबसे बड़ा योगदान यही माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, तो राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया, मतलब क्या होना चाहिए से अलग कर दिया, जो है उसको सही बताया गया। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। मैकियावेली का मानना था कि जो राजनीति है उसका उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, मतलब क्या होना चाहिए उसका पालन नहीं करना नहीं है, बल्कि राज्य का सुरक्षा करना और स्थिरता बनाए रखना राजनीति है। यदि राज्य को बचाने के लिए शासक को कठोर, निर्दय या फिर चालाक बनना पड़े तो उसे ऐसा करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि अगर राज्य को बचाने के लिए, राज्य को सुरक्षित करने के लिए शासक को कठोर बनना पड़े, निर्दय बनना पड़े, चालाक बनना पड़े तो उसे करना चाहिए। जैसा कि हम आपको उदाहरण बताए कि राजा को भी पता होता है, जैसे कि नेता है उसको भी पता है कि जनता कैसे होते हैं। सो जनता कैसा होता है, तो स्वार्थी होता है, ठीक है, लालची होता है, अवसरवादी होता है। जनता को अगर आप पैसे देंगे तो आपको वो तुरंत वोट दे देगा। तो यही कहा जा रहा है मैकियावेली के द्वारा कि शासक को ऐसा होना चाहिए, अगर उसको राज्य को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, निर्दय बनना पड़ता है, चालाक बनना पड़ता है, तो उसको बनना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनके अनुसार एक नैतिक शासक हमेशा सफल नहीं हो सकता। मैकियावेली कहते हैं कि एक नैतिक शासक जो है वो हमेशा सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक सफल शासक ही राज्य को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन एक जो सफल शासक है वही राज्य को सुरक्षित रख सकता है। इस विचार ने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता की ओर मोड़ा है। और ये जो विचार है मैकियावेली का, उसने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारिकता की ओर मोड़ा है। अब हमको एक थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य नैतिकता का पालन करना नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और अस्थिरता बनाए रखना है। यदि राज्य को बचाने के लिए शासक को कठोर, निर्दय या फिर चालाक बनना पड़े तो उसे होना चाहिए। ये तो नेता के बारे में बात हो गया कि जो सरकार है उसको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जनता कैसा है और जनता को भी पता है कि सरकार कैसा है, तो दोनों को हकीकत पता होता है, हकीकत वही सच है। मैकियावेली भी यही कहते हैं, जो सच है उसको सही मानो और क्या होना चाहिए इसको छोड़ो, और जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करो। मतलब आपको भी पता है कि सामने वाला चोर है और सामने वाले को भी पता है कि आप भी चोर हैं, और दोनों को पता है, और उस तरह को उसी को सच मानिए कि दोनों आप लोग चोर हैं, और उसके बाद आप लोग काम करिए। ठीक है, इसी के बारे में कहा गया मैकियावेली के द्वारा। मेन जो चीज है वो यही है। दूसरे पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे वो है यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण। यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण
मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति को जैसी है वैसी समझने की कोशिश की, ना कि जैसी होनी चाहिए। मैकियावेली जो है पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीति जैसा है उसको वैसा ही समझो, ना कि जैसा होना चाहिए। ठीक है, हम आपको फिर से वही बात बता रहे हैं, जो मैकियावेली वो ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीति को जैसा है वैसा ही समझो, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अगर आपको पता है कि नेता चोर है और अगर नेता को पता है कि जनता स्वार्थी है, तो दोनों को सही मानिए, दोनों को आप लोग सही मानिए और जैसा है उसी को सच मानिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। जैसा होना चाहिए का मतलब क्या है? होना तो ये चाहिए, आदर्शवादी तो ये कहता है कि नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेता को चोरी नहीं करना चाहिए, नेता को जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, जनता के गलत नहीं सोचना चाहिए। और जनता जो है उसको भी यही आदर्शवादी ये कहता है कि जनता को राजा के प्रति विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, उसके आज्ञाकारी होना चाहिए, जो भी सरकार कहती है उसको तुरंत मान लेना चाहिए और जो वो कहता है उसको सही मानना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो नेता कहता है क्या सभी लोग उसको मान लेते हैं? नहीं मानते। और जो जनता कहते हैं कि जो जनता का जरूरत हो क्या नेता वो पूरा कर देता है क्या? नहीं करता है। तो दोनों बात सही है और उसी चीज को आपको मान करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका मैकियावेली का योगदान है, मैकियावेली का यही कहना है। आगे कहा जाए कि उन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी, लालची, अवसरवादी और अस्थिर बताया है। मैकियावेली ने जो मानव स्वार्थ है, जो मानव स्वभाव है उसको स्वार्थी बताया है, लालची बताया और अवसरवादी और अस्थिर बताया है। उनका कहना था कि लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। और मैकियावेली कहते हैं कि लोग तभी तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे आप एक उदाहरण, आप जीता जागता उदाहरण हम अब देते हैं। जैसे झारखंड में मैया समान योजना का स्कीम चल रहा है, योजना चल रहा है। कितने सारे ऐसे महिलाएं हैं, अगर मैया समान योजना बंद हो जाएगा तो वो लोग हेमंत सोरेन को या फिर जो जेएमएम है उसको वोट देने का काम करेंगे। बहुत कम लोग, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उनको तभी वोट करेंगे अगर उन मैया समान योजना को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ये वादा किया गया था, अगर आप हमको जिताते, हमको वोट देते तो आपको एक कह सकते हैं कि एक आपके भरण पोषण के लिए आपको क्या दिया जाएगा, तो कुछ राशि दिया जाएगा जिससे आप कुछ व्यापार भी कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो स्वार्थी होता है, लालची होता है, अवसरवादी और अस्थिर होता है। उनका कहना था कि लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। नेता को भी ये पता है कि जब तक जनता को लाभ मिल रहा है तभी तक वो हमारे वफादार हैं, और जनता को भी पता है कि आप हमको पैसा दे रहे हैं तभी तक हम आपको वोट दे रहे हैं भाई साहब, नहीं तो फिर आप भी जाएंगे। ठीक है, इसीलिए शासक को आदर्शवाद छोड़कर वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जो शासक है उसको आदर्शवाद छोड़कर, आदर्शवाद का मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए उसको छोड़ करके जो वास्तविक परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके निर्णय लेना चाहिए। यही यथार्थवादी सोच आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की नींव बनी, और यही जो यथार्थवादी सोच है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का नींव बना है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे राज्य को सर्वोच्च संस्था मानना। मैकियावेली के द्वारा राज्य को सर्वोच्च संस्था माना गया है। मैकियावेली के अनुसार राज्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च संस्था है। मैकियावेली के अनुसार जो राज्य है वो समाज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सर्वोच्च संस्था है। राज्य की सुरक्षा, एकता और शक्ति सबसे ऊपर है। राज्य की सुरक्षा, एकता और शक्ति जो है सबसे ऊपर मैकियावेली के अनुसार रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो नैतिकता, धर्म और कानून सब व्यर्थ हो जाएंगे। यदि राज्य नहीं रहेगा तो फिर नैतिकता कहां पर रहेगा, धर्म कहां पर रहेगा, कानून कहां पर बनाए जाएंगे। इसलिए राज्य को सबसे ऊपर इन्होंने रखा है। इसलिए राज्य को बचाने के लिए कठोर निर्णय लेना भी उचित है। इसलिए मैकियावेली के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर शासक को कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो लेना चाहिए राज्य को बचाने के लिए। इस विचार से उन्होंने राज्य को धर्म और नैतिकता से स्वतंत्र बना दिया। और ये जो विचार है उनका, उसने क्या किया, तो राज्य को धर्म और नैतिकता से स्वतंत्र बना दिया। ठीक है, आगे जो इनका विचार है वो हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है शक्तिशाली शासक की अवधारणा। शक्तिशाली शासक की अवधारणा क्या है उसके बारे में समझते हैं। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में एक आदर्श शासक की विशेषताओं का वर्णन किया है। शक्तिशाली शासक कौन होता है इसके बारे में मैकियावेली ने अपने पुस्तक में द प्रिंस में बताया है। कहा जा रहा है कि उनके अनुसार शासक को, मैकियावेली के अनुसार शासक को चतुर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चतुर होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे अब नेताओं को पता है कि जनता स्वार्थी है और जनता को पता है कि नेता चोर है, तो परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कठोर होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ता है तो राजा को, जो सरकार उसको कठोर होना चाहिए। सेना और जनता पर मजबूत नियंत्रण रखना चाहिए। जो सेना है और जो जनता है उस पर मजबूत नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने प्रसिद्ध उदाहरण दिया कि शासक को शेर और लोमड़ी दोनों जैसा होना चाहिए। जो आपके मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो आपका राजा है या फिर जो शासक है उसको शेर और लोमड़ी दोनों तरह से होना चाहिए। शेर इसलिए ताकि वो शक्तिशाली होता है, शेर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, और लोमड़ी इसलिए क्योंकि वो चालाक होती है। तो दोनों तरह का शासक को होना चाहिए, दोनों गुण उसमें होना चाहिए। अगला जो बात कहता है मैकियावेली वो साध्य और साधन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, साध्य और साधन के सिद्धांत के बारे में वो कहता है। हालांकि मैकियावेली ने सीधे शब्दों में यह नहीं कहा कि साध्य साधनों को पवित्र बना देता है। मैकियावेली जो है
वो सीधे शब्दों में ये नहीं कहता कि जो साध है वो साधनों को पवित्र बना देता है। मतलब अगर लक्ष्य सही है आपका, तो जो आपको करने का काम है, जो जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो भी आप काम करते हैं वो सही हो जाएगा। मैं केवल ये नहीं कहता कि अगर कोई आप लक्ष्य माने हैं, जैसे कि आपका ये लक्ष्य है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आप जो भी रास्ता तय करते हैं वो आपका सही रास्ता है, लेकिन उनके विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है, उनके अनुसार यही लक्ष्य, यदि लक्ष्य राज्य की रक्षा और एकता है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन सही माने जाएंगे। लेकिन इनके बातों से यही पता चलता है कि लक्ष्य की प्राप्ति अगर राज्य की रक्षा है, राज्य की एकता है, तो जो भी आप रास्ता अपनाते हैं वो सही माना जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस विचार ने राजनीति को नैतिक बंधनों से मुक्त कर दिया और इसे पूरी तरह व्यवहारिक बना दिया। ये जो विचार था इनका, इसने क्या किया, तो राजनीति को नैतिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया और इसे पूरी तरह से व्यवहारिक बना दिया। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे धर्म और राजनीति का संबंध। धर्म और राजनीति का क्या संबंध है उसको हम लोग समझेंगे। मैकियावेली ने धर्म को राजनीति के अधीन माना है। मैकियावेली ने क्या किया, धर्म को राजनीति के अधीन ही माना है। उनका मानना था कि धर्म का उपयोग जनता को नियंत्रित करने और शासन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि मैकियावेली का मानना है कि धर्म का जो उपयोग है वो जनता को नियंत्रित करने और शासन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। धर्म का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि जनता को नियंत्रित किया जा सके और शासन को मजबूत करने में किया जा सके। लेकिन राज्य को धार्मिक नैतिकता से नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन राज्य को धार्मिक नैतिकता से नहीं चलाना चाहिए, मतलब धर्म को माध्यम बना करके राज्य को नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने चर्च और पोप की राजनीति में हस्तक्षेप की आलोचना की है। उन्होंने चर्च और पोप की राजनीति में हस्तक्षेप की आलोचना की है। ठीक है, यदि विचार आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का आधार बना, यह जो विचार है वही आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा बना कि राज्य जो है किसी भी धर्म की ओर झुका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, सातवां जो पॉइंट हम लोग समझेंगे वो है सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल। इसके द्वारा सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया गया है। मैकियावेली ने विदेशी सेनाओं और भाड़े के सैनिकों का विरोध किया है। इनके द्वारा जो विदेशी सेना है या फिर जो भाड़े का सेना होता है उसका विरोध किया गया है। उनका मानना था कि राज्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सेना आवश्यक है, और मैकियावेली का मानना था कि अगर राज्य की सुरक्षा करना है तो राष्ट्रीय सेना आवश्यक, मतलब जो इस देश का सेना उसका जरूरत है। भाड़े के सैनिक स्वार्थी होते हैं और संकट के समय राज्य छोड़ सकते हैं। जो विदेशी सैनिक है या फिर जो भाड़ा का सैनिक है वो क्या है, तो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। वो देश से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, इसी कारण अगर देश पर संकट आता है तो वो देश छोड़ करके भाग भी सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा नीति पर बल दिया। और इस प्रकार क्या कहा जा रहा है कि मैकियावेली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा पर बल दिया कि आज का जो राष्ट्र राज्य उस किस तरह से वो होना चाहिए। आठवां जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट समझेंगे वो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा में योगदान। राष्ट्र राज्य की अवधारणा में योगदान। मैकियावेली एक संगठित, शक्तिशाली और एकीकृत इटली के समर्थक थे। मैकियावेली एक संगठित, शक्तिशाली और एकीकृत इटली के समर्थक थे। मैकियावेली के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मैकियावेली के बारे में बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन एक अलग से भी बन जाएगा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, तो छोटे छोटे राज्यों का और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया। उनका लक्ष्य एक मजबूत केंद्रीय सत्ता वाला राष्ट्र था। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान की है। उनका क्या मानना था कि राष्ट्र जो एक ही होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े जो राज्य हैं उसको नहीं होना चाहिए। 9 पॉइंट हम लोग समझेंगे राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना। इन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया। मैकियावेली पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास, अनुभव और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया है। मैकियावेली एक पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति का जो अध्ययन है वो इतिहास के, अनुभव और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया है। उन्होंने राजनीति को दर्शन और धर्म से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बना दिया। उन्होंने क्या, तो राजनीति को दर्शन और धर्म से अलग कर करके एक स्वतंत्र विषय बनाया। तो राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने में इनका योगदान रहा है। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी कारण जो मैकियावेली उनको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 10वां जो इनका योगदान है वो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव। इनका प्रभाव क्या पड़ा आज के राजनीतिक चिंतन पर। मैकियावेली के विचारों का प्रभाव होब्स, लोग, रूसो और आधुनिक राजनीतिक विचारों पर पड़ा है। हम लोग होब्स के बारे में पढ़ेंगे, लोग के बारे में पढ़ेंगे, रूसो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यथार्थवाद, शक्ति संतुलन और राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं उन्हीं से विकसित हुई हैं। जो यथार्थवाद है, जो शक्ति संतुलन है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, वो सब इसी से विकसित हुआ है। आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनके विचार प्रासंगिक है। और जो आज का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो पॉलिटी है, ठीक है, उसमें इनके जो विचार है वो प्रासंगिक माने जाते हैं, मतलब माने जाते हैं कि आज भी उनको लागू किया जा सकता है। निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि मैकियावेली का योगदान राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मैकियावेली का योगदान है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीति को आदर्शवाद से निकालकर यथार्थवाद की जमीन पर खड़ा किया है। आपको अब पता चल गया होगा कि आदर्शवाद क्या होता है और यथार्थवाद क्या होता है।
आदर्शवाद का मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, और यथार्थवाद का मतलब है कि जो है सो है। राज्य, सत्ता, शासक, मानव स्वभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके विचार आधुनिक राजनीति की नींव है। यद्यपि उन्हें अनैतिकता का समर्थक कहा जाता है, फिर भी यह सत्य है कि उन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वास्तविक रूप दिया है। दोस्तों यहाँ पर हम जो भी बात बताए वो मैकियावेली के द्वारा जो कहा गया था उसी बात को बताएं। यहाँ पर मेरा कोई भी खुद का जो बोल नहीं है, ठीक है। जो भी मैकियावेली के द्वारा कहा गया हम सिर्फ वही बात बोले हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम कोशिश की कि आपको समझा सके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का वर्णन करें। जे.एस. मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले करवा दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ उसको करवा दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में हम एक 2 घंटे का महामैराथन क्लास लाने वाले हैं जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझना। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जे.एस. मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया गया है वो क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग पहले परिचय को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका पूरा नाम है, मिल का ये पूरा नाम है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी के प्रमुख उदारवादी चिंतक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की आधुनिक और व्यवहारिक व्याख्या मिलती है। मिल ऐसे समय में लिख रहे थे जब लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था, मतलब लेकिन बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों के दमन का खतरा भी बढ़ रहा था। मिल का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना था, चाहे वह राज्य से हो या फिर समाज से। सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना था इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। ये एक हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा को। जे.एस. मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता की अवधारणा बताई गई उसके बारे में यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। इसके द्वारा जे.एस. मिल के द्वारा स्वतंत्रता का अर्थ क्या है उसके बारे में कहा जा रहा है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने विचार, विश्वास, जीवन पद्धति और कार्यों को चुनने की पूर्ण आज़ादी हो। यह स्वतंत्रता केवल राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं है। ये जो सुरक्षा है कि उसको अपने जीवन पद्धति के बारे में, अपने विचार के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने कार्यों के बारे में चुनने की आज़ादी हो, ये सिर्फ राज्य से हस्तक्षेप की मुक्ति नहीं है, बल्कि समाज और बहुमत के दबाव से भी सुरक्षा है। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अर्थ दिया गया है मिल के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग इसकी अवधारणा में समझेंगे हानि सिद्धांत को। इसके द्वारा जो अवधारणा दी गई है वो है हानि सिद्धांत। मिल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हानि सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल तभी रोक लगाई जा सकती जब उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती हो। क्या कहा गया कि इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती हो। यह इसका हानि सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा, ठीक है। किसी भी कार्य को इसमें यह कहा गया है कि मिल का सबसे महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है हानि सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल तभी रोक लगाई जा सकती है जब उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही हो, अन्यथा व्यक्ति स्वतंत्र है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई कार्य केवल स्वयं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें राज्य या समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कोई कार्य स्वयं व्यक्ति को मतलब खुद सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें राज्य या फिर समाज का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता के बारे में सब कहा गया, जिसमें इसका जो दूसरा सिद्धांत है हानि सिद्धांत, और इसमें यह बात कहा गया है जब तक किसी दूसरे को हानि ना पहुंचा रहा है तब तक उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहेगा। तीसरा जो इसका विचार है, तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। मिल ने क्या कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनका कहना था कि इवन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर काट के आप लोग कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसका कहना था कि यहाँ तक गलत विचार भी उपयोगी होते हैं, मतलब यहाँ तक कि गलत विचार भी जो है वो भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे सत्य को और स्पष्ट करने में मदद करते हैं। विचारों को दबाना सत्य की खोज को रोकना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसकी स्वतंत्रता सिद्धांत का अगला पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है, कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस लिए? तो मिल के विचार, इसमें यह कहा गया कि मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना था कि यहाँ तक कि गलत विचार भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो सत्य को और स्पष्ट करने में मदद करते हैं।
विचारों को दबाना सत्य की खोज को रोकता है। आगे देख लेते हैं चौथा जो इसका सिद्धांत है वो व्यक्तिगत आचरण की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत आचरण की स्वतंत्रता मतलब जो भी व्यक्ति अपने खुद के लिए करना चाहे, जो भी आचरण वो करना चाहे, उसके लिए उसको स्वतंत्रता होना चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की शैली, खान पान, पहनावा, व्यवसाय और आदतें चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके द्वारा चौथा यह सिद्धांत दिया गया है स्वतंत्रता का सिद्धांत में। जब तक उसके कार्य दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते तब तक समाज को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो व्यक्तिगत आचरण की स्वतंत्रता है, ये इसका चौथा सिद्धांत है। पांचवा जो इसका सिद्धांत है व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मिल ने व्यक्तित्व के विकास को समाज की प्रगति का आधार माना है। मिल ने क्या कहा गया कि मिल ने व्यक्तित्व के विकास को समाज की प्रगति का आधार माना है, मतलब अगर व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज का प्रगति भी होगा। उनके अनुसार स्वतंत्रता से व्यक्ति की रचनात्मकता, बुद्धि और नैतिकता का विकास होता है। स्वतंत्रता से ही व्यक्ति की रचनात्मकता, बुद्धि और नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा समाज जो सभी को एक जैसा बनाना चाहता है वह समाज ठहराव का शिकार हो जाता है। एक ऐसा समाज जो सभी को एक जैसा बनाना चाहता है वह समाज ठहराव का शिकार हो जाता है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अगला इसका सिद्धांत दिया गया हुआ है बहुमत के अत्याचार का विरोध। बहुमत के अत्याचार का विरोध। मिल ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में भी बहुमत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर सकता है। मिल ने चेतावनी दी कि जो लोकतंत्र है उसमें बहुमत जो है वो अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर सकता है। जो अल्पसंख्यक है बहुमत उस पर अत्याचार कर सकता है। उन्होंने इसे बहुमत का अत्याचार कहा और उन्होंने इसको बहुमत का अत्याचार कहा है। ठीक है, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो कम संख्या वाले लोगों पर अत्याचार करेगा, इस तरह से इसमें कहा गया और इसी को उन्होंने बहुमत का अत्याचार कहा है। इसलिए स्वतंत्रता की रक्षा केवल राज्य से नहीं बल्कि समाज से भी आवश्यक है। इसलिए जो स्वतंत्रता का रक्षा है केवल राज्य से ही नहीं बल्कि समाज से भी आवश्यक है। अगला इसका सिद्धांत दिया गया हुआ है राज्य की सीमित भूमिका। राज्य की सीमित भूमिका। मिल राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं। मिल जो है वो राज्य को एक आवश्यक संस्था मानता है, लेकिन उसकी भूमिका सीमित होनी चाहिए। लेकिन उसकी भूमिका जो है बहुत ही सीमित होनी चाहिए, मतलब राज्य की जो भूमिका है किसी व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, वो बहुत ही सीमित होनी चाहिए। राज्य का काम व्यक्ति को सुरक्षा देना है, ना कि उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना। राज्य का काम क्या है कि व्यक्ति को सुरक्षा देना, ऐसा नहीं कि उसके जीवन को नियंत्रित करने लगे। तो राज्य का सीमित भूमिका के बारे में कहा गया है। आठवां जो इसका सिद्धांत है वो है स्त्रियों और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। स्त्रियों और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। मिल स्त्रियों और कमजोर वर्गों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। जो भी कमजोर वर्ग है, जो स्त्री, उनके समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने की वकालत की और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया है। स्त्री और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने कहा है। आगे हम देखेंगे जेएस मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा का आलोचना। जिस तरह से इसके द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए तो सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला जो सिद्धांत की आलोचना है वो अत्यधिक व्यक्तिवाद, मतलब ये अधिक व्यक्तिवाद है। राष्ट्र का इसमें कोई काम दिया ही नहीं गया बल्कि सिर्फ व्यक्ति के बारे में सोचा गया है। आलोचकों के अनुसार मिल ने व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया और समाज की भूमिका को कम आंका है। जो समाज या फिर जो राष्ट्र उसकी भूमिका को कम आंका और व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो या फिर महत्व दिया है। व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता, इसलिए उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता। क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज से अलग नहीं रह सकता, इसलिए उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता। मतलब वो जिस तरह से चाहे, जिस तरह से रहे, जिस तरह से पहने, उस तरह से वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। तो समाज में जिस तरह से चलता है उसी तरह से उसको रहना पड़ेगा। तो इसका एक आलोचना है। दूसरा है इसका आलोचना हानि सिद्धांत को अस्पष्ट है। हानि सिद्धांत जो वो अस्पष्ट है, सिद्धांत के बारे में बताया गया वो अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हानि की सीमा क्या है। हानि की सीमा क्या है, मतलब कितनी हानि होगी तब जाकर के कोई एक्शन लेगा। कई ऐसे कार्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मिल का सिद्धांत उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। लेकिन मिल का जो सिद्धांत है वो उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो हानि का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था उसमें यह कहा गया कि व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, वो स्वतंत्र करने के लिए, जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को उससे हानि ना पहुंचाया गया। तो इसका जो आलोचना है ये कह रहा है कि कितने हद तक वो हानि पहुंचा सकता है और कितने हद तक एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा स्पष्ट नहीं कहा गया। तीसरा जो इसका आलोचना है वो है कमजोर वर्गों की उपेक्षा। कमजोर वर्गों की इसने उपेक्षा की है इसके सिद्धांत ने। मिल का सिद्धांत बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्तियों पर आधारित है। मिल का जो सिद्धांत है वो बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्तियों पर आधारित है, लेकिन बच्चे, अशिक्षित और कमजोर वर्ग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। जो बच्चे हैं, जो अशिक्षित है, जो कमजोर वर्ग है, वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, जिनके लिए राज्य हस्तक्षेप आवश्यक होता है और जिनके लिए राज्य उनके लिए क्या है तो निर्णय लेते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे काम करें या ना करें, ये सभी निर्णय कौन लेता है तो राज्य लेता है, सरकार लेती है, क्योंकि बच्चे के पास उतना बुद्धि नहीं होता।
चौथा जो इसका आलोचना है वो है सामाजिक नैतिकता की अनदेखी। इसने सामाजिक नैतिकता की अनदेखी की है। सामाजिक नैतिक मूल्यों और परंपराओं को व्यक्ति की स्वतंत्रता से कम महत्व दिया। मिल ने क्या किया, तो जो सामाजिक नैतिक मूल्य हैं और जो परंपरा है उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता से कम महत्व दिया है। आलोचकों का मानना है कि समाज को बनाए रखने के लिए नैतिक अनुशासन आवश्यक है। जो नैतिक अनुशासन है वो आवश्यक है ताकि समाज चल सके। तो सामाजिक नैतिकता की उसने अनदेखी की अपने सिद्धांत में। पांचों जो इसका आलोचना है वह व्यवहार में लागू करना कठिन है। इसके तो जो सिद्धांत दिया गया है वो व्यवहार में लागू करना कठिन है। व्यवहारिक राजनीति में यह तय करना कठिन होता है कि कौन सा कार्य केवल व्यक्तिगत है और कौन सा सामाजिक। व्यवहारिक राजनीति में क्या कहा जा रहा है कि अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो राजनीति में यह तय करना बहुत ही कठिन होता है कि कौन सा जो काम है वो व्यक्तिगत है और कौन सा सामाजिक है। इस कारण मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा व्यापार में जटिल प्रतीत होती है। व्यवहार में क्या है तो जटिल प्रतीत होता है। छठा जो इसका आलोचना है वो है राज्य की भूमिका को सीमित करना अव्यवहारिक। राज्य की भूमिका को इसने सीमित कर दिया। अपने सिद्धांत में इसने कहा कि राज्य को तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरे गलत काम नहीं करता, और ये इसका एक आलोचना बन गया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। आज के समय में कहा जा रहा है कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, इन सब क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। मिल का सीमित राज्य सिद्धांत आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाता। तो ये इसका कुछ छठा आलोचना था। जिस तरह से इसके सिद्धांत में कहा गया था उन्हीं सब बातों के कुछ आलोचना को हमने समझा। आगे हम लोग आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व को देख लेते हैं कि जो इसका सिद्धांत है उसका आज के समय में क्या महत्व रहा है। तो पहला इसका महत्व है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये इसके सिद्धांत का आज भी महत्व है इसका कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए, बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए, मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्व भी है इसके सिद्धांत के। तीसरा जो इसका महत्व है वो व्यक्तिगत जीवन में राज्य के सीमित हस्तक्षेप। व्यक्तिगत जीवन में राज्य के सीमित हस्तक्षेप मतलब व्यक्ति क्या पढ़ने के लिए तो हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को, लेकिन क्या पढ़ना चाहता है व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर काम करने के लिए रोजगार तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो क्या काम करे इसके बारे में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में राज्य के सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। इन सभी में मिल के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, और ये सारे जो महत्व हैं इसमें मिल का जो विचार है आज भी उसमें से बहुत ही प्रासंगिक है, मतलब मेल खाता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा आधुनिक उदार लोकतंत्र की आधारशिला है। यद्यपि उनके विचार पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है और आलोचना पात्र रहे हैं, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास से जोड़कर एक नई दिशा दी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मिल का योगदान अमूल्य है। स्वतंत्रता पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मिल का योगदान अमूल्य है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बस पूछा यह गया था कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के बारे में बताइए, फिर उसके आलोचनात्मक इतना गया था कि जो जे.एस. मिल है उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको उसके स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों के बारे में आपको बताना था। सिद्धांतों को आपने बता दिया, आलोचना को आपने बता दिया, साथ में उसके महत्व को भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को आप समझ लिए होंगे और इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जो है थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। यह आपका मेजर 3 का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कोई आपका आंसर नहीं आएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब दूसरे विषय का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। तो थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। इनका अगर एक ओवरव्यू देख ले कि ये जो विचार है इनका राजनीतिक विचार वो किस पर आधारित था और वो क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो जो इनका मानना था, राजनीतिक विचार इनका जो था वो था कि राज्य है उसका उद्देश्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही समाज की भलाई सुनिश्चित करना। मतलब जो राज्य है उसका जो उद्देश्य है वो ईश्वर का जो इच्छा है उसके अनुसार समाज की भलाई करना। ठीक है, मतलब जो ईश्वर चाहते हैं उसके अनुसार ही जो समाज है उसका भलाई किया जाए। उसके बाद क्या है कि उन्होंने प्राकृतिक कानून को सभी मानव कानूनों का आधार माना। मतलब कोई भी जो मानव द्वारा कानून बनाए गए हैं वो प्राकृतिक कानून को ही आधार मानकर किया गया है। तो ये एक ओवरव्यू से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके पूरे आंसर को देखेंगे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखेंगे। और जो थॉमस एक्विनास है इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आपको आंसर सेम यही लिखना है। ठीक है, जैसा हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको सेम आंसर लिखना है। आइए समझते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो थॉमस एक्विनास कब, तो 1225 से 1274। ठीक है, मध्यकालीन ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे
जिन्होंने धर्म, नैतिकता और राजनीति को समाहित करते हुए एक व्यवस्थित राजनीतिक दर्शन विकसित किया है। उनके विचार अरस्तु की तर्कपरकता और ईसाई धर्मशास्त्र का समन्वय है। अरस्तु के विचारों पर चलने वाले थे, मतलब अरस्तु का जैसा विचार था उसी तरह का इनका भी विचार था। ठीक है, आगे लिखा है कि उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सुम्मा थियोलॉजिका जो इनका प्रमुख रचना है। ठीक है, उनके राजनीतिक और नैतिक विचारों का मुख्य स्रोत होता है। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों में प्राकृतिक कानून, शासन की आवश्यकता, कानून का महत्व और न्याय जैसे विषय प्रमुख है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्राकृतिक कानून, शासन की आवश्यकता, कानून का महत्व, फिर न्याय जैसे विषय प्रमुख शामिल। ये सभी चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या लिखा है कि थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की मुख्य अवधारणा है। इनकी जो अवधारणा था राजनीतिक विचार को लेकर वो क्या था? सबसे पहला जो अवधारणा था वो था प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है? तो थॉमस एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को ईश्वर के शाश्वत कानून का अभिव्यक्ति बताया। प्राकृतिक कानून जो है ईश्वर के शाश्वत कानून, मतलब जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, जो शाश्वत कानून है, ईश्वर का जो हमेशा चलने वाला कानून है, उसका अभिव्यक्ति बताया है। मतलब अपने विचार को रखने, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार को रखने वाला। तो प्राकृतिक कानून जो है वो हमेशा चलने वाले ईश्वर के कानून का अभिव्यक्ति है। इस तरह से आप समझिए, प्राकृतिक कानून जो है वो ईश्वर के हमेशा चलने वाले कानून का अभिव्यक्ति है, प्राकृतिक कानून। ठीक है, प्राकृतिक कानून सिद्धांत। आगे उन्होंने बताया कि उनके अनुसार प्राकृतिक कानून नैतिकता का आधार है जिसे मानव विवेक द्वारा समझा जा सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक कानून नैतिकता का आधार है जिसे मानव विवेक द्वारा समझा जा सकता है। आगे बताया गया कि यह कानून सार्वभौमिक और शाश्वत है जो मनुष्य के सही और गलत के निर्णय को मार्गदर्शन करता है। सार्वभौमिक और शाश्वत का मतलब जैसे पहले वीडियो में बता रखा है, सार्वभौमिक का मतलब होता है जिसका विस्तार हर जगह हो। ठीक है, और शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, इस तरह का बात। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि मानव निर्मित कानून तभी वैध है जब वह प्राकृतिक कानून के अनुरूप हो, और मानव निर्मित जो कानून है वो तभी वैध है जब प्राकृतिक कानून के अनुरूप हो। ठीक है, ये कब कहा गया था? प्राकृतिक कानून के सिद्धांत में ये सब कहा गया। अगला जो बात है राजनीति और शासन की आवश्यकता, राज्य और शासन की आवश्यकता। उन्होंने कहा है राज्य और शासन की आवश्यकता में एक्विनास ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए प्राकृतिक रूप से इच्छुक है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी और समाज में रहने के लिए प्राकृतिक रूप से इच्छुक है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य सामान्य भलाई को सुनिश्चित करना है। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामान्य भलाई को सुनिश्चित करना है। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा और मानव आवश्यकता दोनों से हुई है। जो राज्य का उत्पत्ति है वो ईश्वर की इच्छा और मानव आवश्यकताओं दोनों से हुई है। मानव की जो आवश्यकता है उसके कारण भी राज्य का उत्पत्ति हुआ और ईश्वर का इच्छा से। आगे वो कहते हैं कि राज्य का कार्य न्याय और शांति बनाए रखना है। राज्य का जो कार्य है वो न्याय और शांति बनाए रखना। आगे देखते हैं उनके रचना में क्या लिखा है, कानून का वर्गीकरण। कानून का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो थॉमस एक्विनास के कानून को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। थॉमस एक्विनास ने जो कानून है उसको 4 वर्गों में बांटा है। ठीक है, पहला जो है वो शाश्वत कानून है, मतलब जो हमेशा चलता रहता है, या ईश्वर का शाश्वत आदेश है जो ब्रह्मांड को संचालित करता है, जो ब्रह्मांड को चलाने में काम आता है, जो ब्रह्मांड को चलाता है, संचालित करता है। ईश्वर का शाश्वत आदेश है, शाश्वत कानून। दूसरा जो है प्राकृतिक कानून। इसमें क्या है कि यह मनुष्य के नैतिक और विवेकपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करता है। जो प्राकृतिक कानून है वो मनुष्य के नैतिक और विवेकपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करता है, मेंटोर करता है। ठीक है, मानव निर्मित कानून। तीसरा जो है वो मानव निर्मित कानून है, यह राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून है। मानव निर्मित कानून जिसको लोगों ने बनाया है, जिसको मानव ने बनाया, तो यह राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून है। यह प्राकृतिक कानून पर आधारित होना चाहिए। मतलब ये जो कानून है मानव निर्मित कानून, ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होना चाहिए। चौथा जिस कानून के बारे में बताया वो है दिव्य कानून। तो यह ईश्वर द्वारा दिए गए धार्मिक और नैतिक आदेश हैं, जैसे बाइबल के नियम। चौथा जो दिव्य कानून है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया धार्मिक या फिर नैतिक आदेश है, जैसे कि बाइबल है। ठीक है, बाइबल के बारे में इन्होंने बताया है, और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथा जो बात उन्होंने कहा है शासन का स्वरूप। शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? तो एक्विनास ने कहा है कि शासन का स्वरूप नैतिक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? नैतिक और न्यायपूर्ण। अगला बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया है, जिससे विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों जैसे राजतंत्र, अरिस्टोक्रेसी और लोकतंत्र के तत्व शामिल हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये अरस्तु से प्रभावित थे, अरस्तु के बारे में इन्होंने कई सारे बातें बताई है। तो अरस्तु ने भी जैसे कहा था कि मिश्रित कानून के बारे में, तो इन्होंने भी यही कहा है। जैसे कि आपका राजतंत्र हो गया, अरिस्टोक्रेसी हो गया, फिर लोकतंत्र के तत्व शामिल है। राजतंत्र का मतलब तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर राजा राज करता है, बाकी सब प्रजा होता है। और जो अरिस्टोक्रेसी, उसको क्या, अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अभिजन लोग, मतलब जब बुद्धिमान लोग आपस में सत्ता के लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। और लोकतंत्र का मतलब जैसे हमारा देश है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, उनके अनुसार एक अच्छा शासक वह है जो न्याय और नैतिकता का पालन करता है। उनके अनुसार एक अच्छा शासक वही है जो न्याय और नैतिकता का पालन करता है। पांचवा जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, तो शासन और धर्म का संबंध। शासन और धर्म का संबंध कैसा हो, जैसा कि उनका जो रचना था सुम्मा थियोलॉजिका, उनमें से कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे पांचवा आपका पॉइंट है शासन और धर्म का संबंध, तो ये कैसा होना चाहिए। तो थॉमस एक्विनास ने धर्म और राजनीति के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया है। थॉमस एक्विनास ने धर्म और राजनीति का जो घनिष्ठ संबंध उसको स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि राज्य को धर्म और नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो राज्य है उसको धर्म और नैतिकता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तीसरा वो कहते हैं धर्म राज्य को नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन सिखाता है। धर्म जो है वो राज्य को नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन सिखाता है, धर्म। चौथी बात वो कहते हैं कि शासक को ईश्वर के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जो शासक है उसको ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है छठा, वो है न्याय की अवधारणा। तो एक्विनास ने न्याय को समाज और राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया। एक्विनास जो है उन्होंने न्याय को समाज और राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया है। मतलब न्याय होगा तभी समाज में राज्य की स्थिरता हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट कहा है उन्होंने, उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य सभी को उनका उचित अधिकार देना है। न्याय का उनके अनुसार जो है न्याय का मतलब है, न्याय का उद्देश्य है सभी को उनके उचित अधिकार देना, मतलब उनका जो अधिकार है उसको दे देना। तीसरा जो पॉइंट है, न्याय की स्थापना के लिए कानून और शासन का कार्य होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए कानून और शासन का कार्य होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि जो थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की विशेषताएं, इनके क्या विशेषताएं हैं राजनीतिक विचार की। सबसे पहला जो विशेषता है वो धर्म और नैतिकता को प्राथमिक स्थान। धर्म और नैतिकता जो उसको प्राथमिक स्थान दिया गया है थॉमस एक्विनास के राजनीति में। तो उनके राजनीतिक विचारों में धर्म और नैतिकता का प्रमुख स्थान है। उनके अनुसार ईश्वर का कानून मानव समाज और राज्य का सर्वोच्च मार्गदर्शन है। थॉमस एक्विनास जो है वो कहते हैं कि उनके अनुसार ईश्वर का जो कानून है वो मानव समाज और राज्य का सर्वोच्च मार्गदर्शन है, उसी से लोगों का मार्गदर्शन होता है। दूसरी जो विशेषता है वो सामाजिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण। तो एक्विनास ने राज्य और समाज को प्राकृतिक आवश्यकताओं का परिणाम बताया। एक्विनास ने राज्य और समाज को प्राकृतिक आवश्यकताओं का परिणाम बताया। जो राज्य या फिर समाज है उसको प्राकृतिक आवश्यकता का ही परिणाम के कारण ये सब उत्पन्न हुआ है। जिन्होंने राज्य को मानव प्रकृति के अभिन्न अंग माना, जिन्होंने राज्य को मानव प्रकृति का ही अभिन्न अंग माना है। तीसरा जो विशेषता है वो सामान्य भलाई पर जोर। सामान्य भलाई पर जोर। राज्य को शासन का मुख्य उद्देश्य सामान्य भलाई की स्थापना और समाज की उन्नति है। राज्य और शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामान्य भलाई की स्थापना और समाज की उन्नति। चौथा जो विशेषता है वो है कानून और नैतिकता का संयोजन। संयोजन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। तो राज्य और नैतिकता का जुड़ाव कैसे, तो थॉमस एक्विनास ने कानून को नैतिकता का प्रतिबिंब बताया और कहा कि कानून का आधार नैतिकता है। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि जो कानून है वो नैतिकता का ही प्रतिबिंब है और कानून का आधार नैतिकता ही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे थॉमस एक्विनास के विचारों की प्रासंगिकता। थॉमस एक्विनास के विचारों की प्रासंगिकता, इससे मिलते जुलते कुछ बात जो उनके विचार से सहमत है, ठीक है। तो आधुनिक कानून व्यवस्था, आधुनिक कानूनी व्यवस्था उसमें किया गया था। उनके प्राकृतिक कानून का सिद्धांत आधुनिक संवैधानिक कानून और मानवाधिकार का आधार है। वो कहते हैं कि उनका जो प्राकृतिक कानून है उसका जो सिद्धांत है वो आधुनिक संवैधानिक कानून और मानवाधिकारों का आधार है। दूसरा बात वो कहते हैं राजनीतिक नैतिकता। तो उन्होंने शासन और शासकों के लिए नैतिकता और न्याय का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा जो शासक और नैतिकता का जो न्याय का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो आज भी चल रहा है, वो आज भी माना जाता है, प्रासंगिक है। तीसरा जो प्रासंगिकता है वो है धर्म और राज्य का संतुलन। तो धर्म और राजनीति के संबंध पर उनके विचार आज भी समाज और राजनीति में उपयोगी है। इसके बाद आलोचना देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका आलोचना भी किया है, तो वो क्या है, तो अत्यधिक धार्मिकता। इन्होंने अत्यधिक धार्मिकता दिखाई है। थॉमस एक्विनास के विचार अत्यधिक धार्मिक और ईसाई धर्मशास्त्र पर आधारित है।
जो सभी समाजों में लागू नहीं हो सकते। तो अत्यधिक धार्मिकता के कारण क्या है कि ये जो है सभी समाजों में लागू नहीं हो सकता। ये सब आलोचना है, ठीक है। दूसरा जो आलोचना है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण है। तो उनके विचार आदर्शवादी हैं और व्यवहारिक राजनीति में हमेशा प्रासंगिक नहीं होते। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण होता है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण में कभी भी प्रासंगिक नहीं होता, और जो व्यवहारिक है वो आदर्शवादी में प्रासंगिक नहीं होगा। तीसरा जो है स्वतंत्रता की सीमाएं। तो एक्विनास के राजनीतिक विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा सीमित है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी जो अवधारणा है वो सीमित है। इसके बाद एक निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष जैसे हम पहले बताए थे उसी तरह से आपको लिखना है, या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो थॉमस एक्विनास ने राजनीति और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करते हुए प्राकृतिक कानून, न्याय और सामान्य भलाई पर आधारित राजनीतिक दर्शन विकसित किए। थॉमस एक्विनास जो है वो राजनीति और धर्म के बीच की संतुलन बनाने के लिए क्या है, तो प्राकृतिक कानून, न्याय और सामान्य भलाई पर आधारित राजनीतिक दर्शन का विकसित किया है। उनके विचारों ने मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन को नया दृष्टिकोण प्रदान किया और आधुनिक राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचार न केवल उस युग के लिए बल्कि आज के राजनीतिक और नैतिक विमर्श के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका सिलेबस कोई भी होता है आगे चलकर, अगर आपका सिलेबस सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 या फिर 7, 6 कोई कहीं पर भी ऐसा सिलेबस रहता है तो आप लोग इस चीज़ का तैयारी करेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन उस समय भी पूछा जाएगा, तो इस सब का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेमेस्टर 3 के लिए ये बोल रहे थे, ऐसा मतलब नहीं है कि सेमेस्टर 3 में ही ये क्वेश्चन काम आने वाला है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही आंसर लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।